आपने जैसा कहा कि आईआर के इश्यूज पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भारत का जो पड़ोस है बड़ा वोलाटाइल है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया रहेगा जो इंटरव्यूअर है उनके लिए। तो पड़ोस जो हमारा है वहां पे क्या क्या मुद्दे हैं पहले उनको हमें समझना है, और फिर हमारा क्या ओपिनियन यहाँ पर होगा, और एक सिचुएशन अगर हमें दिया जाए कि आप वहां पर होते तो आप क्या करते कैसे करते, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक एरिया यहाँ पर बनेगा। तो अगर पड़ोस के बारे में पहला सवाल ये पूछा जाए आपसे कि किसी भी देश के लिए उसके पड़ोसी क्यों मायने रखते हैं, यानी भारत जो है माना जाता है कि भारत का जो पड़ोस वो भारत के लिए बेहद बेहद जरूरी है। तो भारत का पड़ोस क्यों भारत के लिए जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहां से स्टार्ट होता है। तो देखिए, पड़ोस क्यों जरूरी होता है। जब हम कहते हैं कि हम मित्र बदल सकते हैं, पड़ोस नहीं, तो बेसिकली हम ये बताना चाहते हैं कि मित्र तो बनते हैं राष्ट्रीय हितों के हिसाब से, और राष्ट्रीय हित बदलते रहते हैं, लेकिन जो हमारा पड़ोस है वो हमारी ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी हम बदल नहीं सकते। ज्योग्राफी हमारी बहुत सी चीजों को डिसाइड कर देता है, ज्योग्राफी हमारी सिक्योरिटी को डिसाइड कर देता है, ज्योग्राफी हमारे डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज को जो है डिसाइड कर देता है, ज्योग्राफी हमारे ग्लोबल जो हमारा स्ट्रेंथ है वो उसको डिसाइड करने में बड़ा रोल प्ले करता है। ज्योग्राफी जो है, जो पावर पॉलिटिक्स है उसको डिफाइन कर देता है। तो जब हम साउथ एशियन अपने पड़ोसियों की बात करते हैं तो वो हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि पहला, ये जो जितने भी हमारे दक्षिण एशियाई देश हैं, एक तो इन सबके साथ हमारी सीमा साझी है, और अगर सीमा साझी है तो सीमा प्रबंधन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इनके साथ बेहतर संबंध हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं वैश्विक प्रभाव के। अन्यथा हम अपने पड़ोस के साथ सीमा विवाद, अवैध घुसपैठ, आतंकवाद, नक्सल तस्करी, ऐसी तमाम सुरक्षा चुनौतियों से यहाँ पर घिरे रहेंगे। तो एक तो पड़ोस जो है वो आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, या क्षेत्रीय शांति और स्थिरता, एक ऐसे परिवेश के लिए पड़ोस जरूरी होता है जो किसी देश को विकास का मौका देता है या वैश्विक प्रभाव का विस्तार करने का मौका देता है। अगर हम केवल अपने जो है नेबरहुड में कन्फाइंड होकर रह गए, यहाँ के पावर पॉलिटिक्स, यहाँ के वायलेंस, यहाँ के कन्फ्लिक्ट्स में, तो हमारा जो दूसरे देशों में हमारा प्रभाव होना चाहिए, ग्लोबल हमारा होना चाहिए एक्सपेंशन, वो वहां पर प्रभावित होगा। दूसरा, जो पड़ोस होता है हमेशा उनके साथ जो व्यापार होता है या आर्थिक एकीकरण वो ज्यादा आसान होता है, क्योंकि एक तो परिवहन लागत कम होती है, दूसरा इससे जो है आपस में एक वैल्यू चेन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर जो है हम मिलकर जो है एक बड़ा मार्केट बन सकते हैं, और एक साझा जो मार्केट, कॉमन मार्केट होता है वो हमेशा पड़ोस में बनेगा, जो पूरी दुनिया के देशों को आकर्षित कर सकता है। अगर आपने कॉमन मार्केट अपने को बना लिया तो अदर कंट्री आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, आपके साथ ट्रेड भी करेंगे, क्योंकि आपका पूरा कलेक्टिव इकोनॉमिक स्ट्रेंथ वो ज्यादा वहां पर बढ़ जाता है। तो हमारे पड़ोस जो है हमारे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी यहाँ पर होते हैं। तीसरा, जो हमारा पड़ोस होता है, अगर उनके साथ हमारे मित्र संबंध, स्ट्रेटेजिक हमारे रिलेशन है, एक दूसरे के साथ हम खड़े हैं, तो ये कलेक्टिव आइडेंटिटी भी हमारी क्रिएट करता है, और हमारे ग्लोबल लेवल पर एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ लेकर आता है कि जहां पर अगर हमें दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाना है तो कुछ देशों का तो बाय डिफॉल्ट हमारा सपोर्ट है, हम लोग मिलजुल कर वहां पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए भी यहाँ पर जो है हमारा पड़ोस हमारे लिए जरूरी है। और एक और जरूरी चीज ये है कि हमारा जो नेबरहुड है ये इसलिए जरूरी है कि बाहर के कई देश जिनके साथ आपकी प्रतिद्वंदिता चल रही है, यानी स्ट्रेटेजिक कंपटीशन आपके साथ चल रहा है, वो देश आपके पड़ोस के जरिए ही आपके ऊपर जो है आपका इंसर्कलमेंट कर सकते हैं, आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको इनस्टेबल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस पावर जो है पॉलिटिक्स को प्रिवेंट करने के लिए और अपने को सिक्योर करने के लिए आपके नेबरहुड के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए। तो इंडिया ने अगर नेबरहुड के संबंध में शुरुआत से ही जो है वो नेबरहुड पॉलिसी जो है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लेकर चलाए, तो ये बहुत जेन्युइन इसके रीजन यहाँ पे नहीं, साउथ एशियन कंट्रीज के साथ हमने पंचशील की पॉलिसी स्टार्ट में वहां पर की, और हमारा पर्पस बहुत क्लियर था कि हम बिग ब्रदर नहीं बनना चाहते थे, हम नहीं बिग ब्रदर सिंड्रोम क्रिएट करना चाहते थे, स्पेशली इन कोल्ड वॉर इरा। आपसे क्वेश्चन आएगा कि आपको नहीं लगता है कि पंचशील जो डॉक्ट्रिन थी या गुजराल डॉक्ट्रिन ये ज्यादा आइडियलिस्टिक थी, और इसने जो है एक फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड आपके पड़ोस में जो है डेवलप करा दिया आपको लेकर। इसकी वजह से हमेशा आपके नेबरहुड ने आपको बार्गेन किया, आपके नेबरहुड ने हमेशा जो है आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, या चाइना कार्ड, यूएस कार्ड वहां पर खेलने की कोशिश की। आपको नहीं लगता है कि यूएस की जो हेजुमनिक थ्योरी है या चाइना की जो हेजुमनिक थ्योरी है नेबरहुड को लेकर,
आपको वो फॉलो करना चाहिए था। आज जो चीन ने वेनेजुएला में काम किया है, जिसको ट्रेडिशनली मुनरो डॉक्ट्रिन वहां पर कहा जाता था, ऐसे हो सकता है कि किसी का पॉलिटिकल साइंस वगैरह हो तो वहां पे मुनरो डॉक्ट्रिन के बारे में वो खोजते। तो यहाँ पर मुनरो डॉक्ट्रिन यही था कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है यानी नॉर्थ और साउथ अमेरिका, वह यूएस कहता था कि वो नेचुरल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, स्वाभाविक प्रभाव क्षेत्र हमारा है। वो कहता था ईस्टर्न हेमिस्फीयर ब्रिटेन ले ले, फ्रांस ले ले, सब कुछ ले ले, आप लोग वहां पर यूरोप, अफ्रीका, एशिया में जो करना है करो, लेकिन आप हमारे एरिया में इंटरफेयर नहीं करोगे, हम उधर इंटरफेयर नहीं करेंगे। लंबे समय तक तो अमेरिका यही पॉलिसी करता रहा। बाद में अमेरिका ने पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन को छोड़ा, मतलब अलगाव की नीति को छोड़ा कि दुनिया की राजनीति में हम शामिल, पहले वो नहीं होता था, बाद में वो शामिल हुआ। बहरहाल बात पड़ोस की हो रही है कि यहाँ पर अमेरिका का डोमिनेंस अपने पड़ोस में, चाइना का डोमिनेंस, चाइना डोमिनेंस करने की कोशिश कर रहा है अपने पड़ोस में। तो भारत से सवाल बनता है कि क्या आपको जो है ये नहीं लगता कि पंचशील पॉलिसी जो है आपकी एक फेल पॉलिसी के रूप में है, गुजरात डॉक्ट्रिन एक फेल पॉलिसी के रूप में है? तो यहाँ पर बड़ी क्लियरिटी फिर आपको रखनी होगी कि देखिए, पहला चीज तो ये है कि पंचशील पॉलिसी जो है जब इवॉल्व, आपका सवाल बड़ा और जवाब बड़ा क्लियर होना चाहिए भाई, पॉलिसी जो इवॉल्व होती है वो एक सर्टेन सर्कमस्टांसेस में होती है। तो कई बार जो है वो पॉलिसी उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस के लिए ही जरूरी होती है, और कई बार वो पॉलिसी जो है वो इतनी सूटेबल हो जाती है कि वो कंटिन्यूटी या स्टेबिलिटी को वहां पर हासिल कर लेती है। तो पंचशील पॉलिसी जो है वो भारत के एक मोरल जो नेचर रहा है, या मोरल जो इसका एक फिलॉसफी रहा है इंडिया का, तो उसको सूट करता था। पीसफुल कोई इंडिया जो है वो एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल और क्रेडिबल जो है इमेज लेकर चलने वाला देश रहा है, क्लीन नीट इमेज लेकर चलने वाला देश रहा है। तो हमारा तो टॉलरेंस का जो है एक कल्चर रहा है, हिस्टोरिकल कल्चर। तो पंचशील तो उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये नेशनल इंटरेस्ट को कंसीडर करते हुए लाया गया था बेसिकली, इसलिए क्योंकि कोल्ड वॉर इरा में पावर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा वहां पर डोमिनेट कर रहा था। और जितने भी नेबर कंट्री हमारे थे उनके साथ थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स हमारे ऑलरेडी बने हुए थे, मतलब क्योंकि हिस्टोरिकल लेगेसी थी। बाउंड्री जो डिवीजन डिमार्केशन हुआ था उसमें ब्रिटिशर ने जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें छोड़ के वो गए थे कि जहां इंडिया और पाकिस्तान में कंफ्लिक्ट बना रहे, इंडिया नेपाल में, इंडिया बांग्लादेश में, या इंडिया जो है म्यांमार में कोई कंफ्लिक्ट बना रहे। तो बेसिकली उनके पीछे का मोटिव वो था कि भाई यहाँ पे जो है ये लोग कंफ्लिक्ट करेंगे यहाँ पर। तो इंडिया को इसलिए ये जरूरी था कि अगर वह अपने नाइबर के साथ वह बुली बिहेवियर करता, डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता, कंट्रोल करने की कोशिश करता, तो जो ग्रेट पावर्स हैं जो साउथ एशिया में इंटरफेयर करना चाहते थे, जो इंडिया को अपने गुट में शामिल करना चाहते थे या इंडिया को कमजोर करना चाहते थे, उनके लिए ये रास्ता आप ओपन कर देते कि आप आइए हमारे पड़ोस में। क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान के साथ कुछ एग्रेशन करता, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, तो ये जो ग्रेट पावर्स थे कोल्ड वॉर इरा में, उनके लिए यहाँ इंटरफियर करना और इन किसी अपने नेबरहुड के साथ जो है उनके बिहाफ पर इंडिया को प्रेशराइज करना उनके लिए आसान होता। तो हम ये मौका ही नहीं देना चाहते थे ग्रेट पावर्स को कि वो यहाँ स्पेस, स्ट्रेटेजिक स्पेस उन लोगों के लिए बन सके। पहली चीज तो ये था कि हम प्रिवेंट करना चाहते थे ग्रेट पावर्स की पावर पॉलिटिक्स को इस एरिया में। दूसरा हमारा पर्पस बहुत क्लियर था कि हमारा ये मानना था कि नेबरहुड जो हमारा है साउथ एशिया का, इसमें इमेंस पोटेंशियल है। ये ग्लोबल जो है पावर यहाँ पर बन सकता है, ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने की इसके पास कैपेबिलिटी है। तो अगर ये अच्छे तरीके से काम करे तो ये यहाँ पे हो सकता है। तो इस लिहाज से भी जो है हमारा एक पर्पस ये था कि यहाँ पे अगर हम लोग मिलकर एक डेवलपमेंट का पॉलिटिक्स स्टार्ट करें। पंचशील जो है वह एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं थी, विस्तारवादी नीति नहीं, विकासवादी नीति थी, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट था। तो ये हम चाहते थे, और हम ये जो सो कॉल्ड बिग ब्रदर सिंड्रोम था हमारे नेबरहुड में, हम इसको प्रिवेंट करना चाहते थे। कि हम ये मैसेज देना चाहते थे कि वी आर अपॉर्चुनिटी फॉर यू, नॉट एनी थ्रेट फॉर यू। तो हाँ, तो हम ये नहीं चाहते थे कि उनको ये लगे कि भारत से डरने की जरूरत है। ये एक चीज था। और इवन पंचशील जो है हमारे लिए एक सॉफ्ट पावर का टूल भी था कि जिससे ग्लोबल इमेज की देखो ये कितना क्रेडिबल और कितना रिस्पॉन्सिबल कंट्री रहा है। आज जब हम इस पॉलिसी को देखते हैं तो हम बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि इसने हमारी इमेज को जो है वो बहुत बेहतर यहाँ पर बनाया, और लंबे समय तक साउथ एशिया में हम पावर पॉलिटिक्स को प्रिवेंट करने में सफल भी रहे। अगर पाकिस्तान को हम छोड़ दें कि वह यूएस या चाइना ब्लॉक में हमेशा बना रहे, आप अगर श्रीलंका की बात करें, अगर आप बांग्लादेश की बात करें, अगर आप नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, इनके साथ तनाव हमारे रहे, लेकिन ग्रेट पावर्स जो है वो इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पाई, या इन देशों में वो स्पेस वो नहीं क्रिएट कर पाई जिससे वो भारत पर प्रेशर बिल्ड कर सके। तो उन्होंने ये चीज
जो कि इधर भी हुआ। चाइना ये करने में सफल, यूएस ने कभी इस तरीके से सफल नहीं हुआ, लेकिन चाइना धीरे धीरे वो यहाँ पे कर रहा है। उसके रीजन चाइना भी अलग तरीके से है, वही उन्होंने कहा कि चाइना का भी समझना होगा कि ऐसा क्यों वहां पे रहा। तो एक तो इनिशियल बेसिस पर जो है इस तरीके की चीजें यहाँ पे रही। दूसरा, पंचशील इसलिए हमें सक्सेसफुल मतलब लगता है कि इस पॉलिसी ने जो है कम से कम एटलीस्ट जो है वह एक गुडविल इमेज इंडिया की जो है अपने पड़ोसियों में यहाँ पर बनाई है। और आज जो है अगर हम जब देखते हैं कि हम बहुत से क्राइसिस सिचुएशन से गुजरते हैं जब अपने नेबरहुड में, तो हम कम बैक बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। हमारे रिलेशन श्रीलंका के साथ खराब हुए, फिर इम्प्रूव हुए, अफगानिस्तान में खराब हुए, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी पंचशील है वो पीपल सेंट्रिक पॉलिसी है। और पीपल सेंट्रिक पॉलिसी जो है वो अल्टीमेटली पे करती है शॉर्ट टर्म में। जो है अगर आपकी डेमोक्रेटिक फोर्सेस किसी कंट्री में कमजोर है, मिलिट्री का पावर है, तो वहां पर तो आप थोड़ा कमजोर पड़ोगे, लेकिन अल्टीमेटली जैसे जैसे साउथ एशिया में डेमोक्रेटाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे इंडिया को लेकर जो एक्सेप्टेंस है वो वहां पर बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पंचशील जो है वो हमारी एक फेल पॉलिसी यहाँ पर है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि इनिशियल फेज में जो हमारा कोल्ड वॉर फेज था, वहां भी भारत की कैपेबिलिटी जो है उस पर कई तरीके के सवाल वहां पर थे। कैपेबिलिटी का सवाल का मतलब है कि हम जो है इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। हम जो है बहुत ज्यादा मिलिट्री अगर सेंस में देखें तो बहुत हमारा स्ट्रेंथ वहां पर नहीं था। टेक्निकल अगर हम तरीके से देखें तो हम ये स्ट्रेंथ वहां पे नहीं था। तो इंडिया अपने नेबरहुड को इस तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया एज अ लीडर, नेचुरल लीडर, कि जो वहां पर जो है भारत को एक्सेप्टेंस मिली। और इसलिए जो है कुछ कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर हुई जिसने नेबरहुड में बीच बीच में बिग ब्रदर सिंड्रोम को वो मजबूत करती रही। और इस वजह से पंचशील के बावजूद जो है बिग ब्रदर सिंड्रोम जो है वो यहाँ पे मोरलेस जो है नेबरहुड में रहा, और जिसको मैनेज करने में हमारी बहुत सी एनर्जी गई। हमने इसीलिए पंचशील कंटिन्यू भी रखा। हमने जो है गुजरात डॉक्ट्रिन भी, इसीलिए गुजरात डॉक्ट्रिन क्या था, एक्सपेंशन ऑफ पंचशील पॉलिसी था, सारी चीजें वही थी। बस डिफरेंस ये था कि यूनिलैटरल रिलैक्सेशन, हम एक तरफा छूट और सहयोग देंगे अपने पड़ोसी देशों को, चीन पाकिस्तान को छोड़कर। ये एक तरफा हमें क्यों कहना पड़ा, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। हम रेसिप्रोकल रिलेशन की बात कर ही नहीं रहे, हम आपको ड्यूटी फ्री एक्सेस देंगे, हम आपको आर्थिक सहायता देंगे, हम बदले में आपसे कुछ नहीं चाहेंगे। तो ये हमें ये कहना पड़ा क्योंकि ट्रस्ट डिफिसिट धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो हमें वो चीज करने के लिए वहां पे करना पड़ा। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि इंडिया को लेकर मिसट्रस्ट इन लोगों में रहा। तो अब वो चीजें क्या बदल रही है क्या नहीं बदल रही है, अब इसी तरफ हमें आगे बढ़ना है। लेकिन इसके पहले ये समझना होगा कि इंडिया की जो ये पंचशील या गुजरात डॉक्ट्रिन यहाँ पे रहा, इन सब के बावजूद बिग ब्रदर सिंड्रोम क्यों रहा। अगर वहां पर ये एक सवाल आ गया बिग ब्रदर सिंड्रोम क्यों रहा, तो बेसिक वजह समझिएगा कि जो असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन साउथ एशिया था। असिमेट्रिक का मतलब है असंतुलित शक्ति वितरण। असंतुलित शक्ति वितरण का मतलब है कि ये एक ऐसा रीजन है, दुनिया के अन्य जितने भी किसी भी रीजन में आप जाइए, वहां पे आपको बैलेंस ऑफ पावर थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड आपको दिखाई देगा। आप आसियान में जाओगे, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, मतलब मोरलेस सब एक तरीके के पावर आपको लगेंगे। यूरोपी में आप जाएंगे तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी मोरलेस एक जैसे पावर लगेंगे, थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ। आप नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे, कनाडा बहुत बड़ा, ज्योग्राफिकली तो बड़ा कंट्री है ही, वहां पर डेवलप कंट्री है। और मैक्सिको भी वहां पर जो है ठीक ठाक कंट्री है। मतलब इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं है जो साउथ एशिया में। साउथ एशिया में इंडिया की ज्योग्राफी इज इक्वल टू ऑल साउथ एशियन नेशन। इंडिया की जो पॉपुलेशन है तो वो पूरा का पूरा, यूपी का पॉपुलेशन जो है इन लोगों का उतना पॉपुलेशन नहीं है। इंडिया का जो इकोनॉमिक जो क्लाउड है, यानी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ये सब कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं है। इंडिया का जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो इन लोगों का मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं है। तो एक असिमेट्रिक जो है यहाँ पर इंक्लिनेशन भारत की तरफ तो है ही। तो ये तो बेसिक, अब इसको कैसे हम बदल दें, जो चीजें जो हैं फंडामेंटल चीजें ये बदल ही नहीं सकती। दूसरा यहाँ पर तो बिग ब्रदर सिंड्रोम इज अ वेरी नेचुरल फिनोमिना। ये आपको यहाँ मतलब ये नहीं कहना है कि भारत ने क्रिएट किया है बिग ब्रदर सिंड्रोम, ये ऐसा है जो नेचुरल होना ही था। कॉलोनियल हैंगओवर भी कह सकते हैं। मतलब इंडिया जब ब्रिटेन म्यांमार जीत रहे थे, तिब्बत को कंट्रोल कर रहे थे, नेपाल को कंट्रोल कर रहे थे, भूटान को, बांग्लादेश को आजाद कराया, फिर उसके बाद सिक्किम को हमने लिया, फिर तो ये हैंगओवर तो उसी को आगे फिर हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। फिर हम कहेंगे कि भाई कई इस तरीके के इंसिडेंट हुए जिन इंसिडेंट ने एक तरीके का मिसट्रस्ट क्रिएट किया। जैसे इन्होंने जो बोला बांग्लादेश का जो है
जो वहां पर गठन हुआ, सिक्किम को हमने अपने में जो है शामिल किया, एक्वायर किया। तो इस तरीके के इंसिडेंट जो हैं उन्होंने भी जो है वो इस इमेज को जो है कहीं न कहीं मजबूत किया। फिर इनके साथ ये भी रहा कि इंडिया की जो सेंट्रलिटी यहाँ पर रही है, इसको लेकर भी जो है यानी इंडियन ओशन में भी और साउथ एशिया में। तो अब इससे क्या हुआ कि इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री रहा जिसके बॉर्डर हर कंट्री के साथ मिल रहे हैं। दो साउथ एशियन कंट्री के आपस में बाउंड्री नहीं शेयर हो रही, लेकिन इंडिया की बाउंड्री सबके साथ शेयर हो रही। और यहाँ हिस्टोरिकल लेगेसी ये रही कि बाउंड्री के साथ डिस्प्यूट्स फ्री में आपको मिल रहे हैं। तो इस वजह से जो है डिस्प्यूट्स जो है यहाँ के कल्चरल सोशल कल्चरल स्ट्रक्चर की वजह से थे, क्योंकि यहाँ पर जो है जो कल्चरल फुटप्रिंट्स इंडिया के थे वो लगभग साउथ एशिया के हर एक रीजन में थे। और वहां पर इंटरनल कोई डिस्प्यूट होता था वो इंडिया को, तमिल श्रीलंका में डिस्प्यूट हुआ इंडिया रिस्पॉन्सिबल, मधेसी जो है नेपाल में हुआ इंडिया उसके लिए जिम्मेदार है। कहीं पे कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान जो है वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही, बलूच आ रहे हैं, पश्तून आ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया को लेकर रहा, तो वो चीज जो है वहां पे खैबर पख्तूनख्वा जो पश्तून क्षेत्र है, खान अब्दुल गफ्फार खान तो पहले अंतिम दिन तक लड़ते रहे कि हमें भारत में मर्ज कराना है। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं जो बाउंड्री शेयर होने की वजह से जो डिस्प्यूट्स रहे, इन चीजों ने भी कहीं ना कहीं जो है वो मिसट्रस्ट यहाँ पे क्रिएट किया। लेकिन मेन रीजन क्या रहा, ये सब रीजन मैनेज थे। मेन रीजन था कि ये प्रॉब्लम तभी स्टार्ट होता है जब एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ इन्वॉल्व होती है या यहाँ पर इलेक्टोरल जो है पॉलिटिक्स यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। तो यही चैलेंज भी हमारे लिए है कि हम बताएंगे कि कभी यूएस, कभी जो है चाइना, और बेसिकली बिग ब्रदर सिंड्रोम को मजबूत करने में इकलौता अगर देश सबसे ज्यादा जिम्मेदार था वो पाकिस्तान था। उसने इस नैरेटिव को बहुत ज्यादा बिल्ड वहां पर किया। बहरहाल इतना लंबा नहीं है सर, मैं आंसर इसलिए थोड़ा सा फैला रहा हूँ, अदरवाइज मैं बहुत टू द पॉइंट हूँ कि आपको तो बोलना है 2 ही 3 लाइन, 2 ही 3 शब्द, जो भी इसमें से याद आ गया वहां पे बोल देना, सब सही है, कोई आंसर ऊपर नीचे वाला नहीं है। लेकिन ये समझते हुए कि क्रॉस क्वेश्चन अगर आएंगे तो कम से कम हम जस्टिफाई करें। अब इसके साथ जो है यहाँ पे जैसा हमने कहा कि भाई पंचशील और गुजरात डॉक्ट्रिन के बावजूद आप जो है यहाँ पे बिग ब्रदर सिंड्रोम आपको लेकर रहा, और इन लोगों ने चाइना को इनवाइट कर लिया। और 2014 तक अगर हम देखें तो चाइना जो है पर्ल ऑफ स्ट्रिंग पॉलिसी जो अनऑफिशियल पॉलिसी है कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट वो दिखना भी शुरू हो गया था। अब अगर हम देखें तो म्यांमार में सितवे पोर्ट, बांग्लादेश में चटगांव, और ये सॉरी जो आपका मोंगला पोर्ट है, चटगांव पोर्ट है, श्रीलंका में जो है हम्बनटोटा कोलंबो पोर्ट है, और इधर जो है मालदीव में जो है माले एयरपोर्ट का विकास बाद में किया, फिर इधर पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट का जो है डेवलपमेंट किया। तो एक स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट तो हो गया। और अगर इसी को और ज्यादा हम एक्सपेंशन देने की कोशिश करेंगे और कितना खतरनाक है, तो पाकिस्तान चाइना सीपेक कॉरिडोर ये अपने आप में यहां तक फैला हुआ, अगर इसको और फैलाने की कोशिश करें तो नेपाल चाइना ट्रांस जो हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क प्रोजेक्ट है, यानी नॉर्थ को भी वो घेर रहा है। अभी तो केवल जो है काठमांडू किरण को जोड़ने की बात कर रहा है, इन फ्यूचर नेपाल को पाकिस्तान से और नेपाल को म्यांमार से। तो इंडिया पूरी तरीके से स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट जो है मतलब पूरी तरीके से क्लोज। अभी केवल जो है इंडियन ओशन की बात चल रही थी, अब लैंड एरिया को भी यहाँ पे, तो मल्टी फ्रंट जो है वॉर वाला सिचुएशन इंडिया के लिए चाइना क्रिएट करने की भारत के पड़ोस में, यानी पूरी तरीके से भारत की एनर्जी जो है यहीं पे खत्म हो जाए और चाइना जो है उसमें सक्सेसफुल, ये चाइना वहां पर चाहता है। उसके पीछे चाइना ये अगर सफल हो रहा है तो आप समझ रहे हैं कि चाइना इसलिए सफल हो रहा है, चाइना के पास वो चीजें हैं जो हमारे नेबरहुड को चाहिए। वो क्या है पहले वो समझेंगे और तब इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है, यानी मौजूदा जो हमारी पॉलिसी है उसको हम समझेंगे। चाइना जो है वो क्यों मजबूत हुआ यहाँ पे, देखिए चाइना जो है उसके ट्रेडिशनल रिलेशन इन लोगों के साथ थे, लेकिन चाइना कभी नेबरहुड में जो है कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं बन पाया। अगर हम एक्सेप्शनल मतलब इवन नेपाल ने कितनी बार चाइना कार्ड का यूज किया, कोई मतलब का नहीं निकला शुरुआती दौर में। भूटान तो कभी किया ही नहीं चाइना कार्ड का, पाकिस्तान करता था हमें फर्क भी नहीं पड़ता था, पाकिस्तान यूएस कार्ड यूज करता था। बांग्लादेश के लिए कोई मतलब नहीं, श्रीलंका के लिए कोई मतलब नहीं, मालदीव के लिए कोई मतलब नहीं। ये इनिशियली अगर हम देखें 2008 के पहले तक अगर हम देखें चाइना कार्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो चाइना इनके साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो लेकर चलता था, वो एक एग्जिस्ट करता था एक आइडिया के रूप में। लेकिन चाइना के पास प्रॉब्लम थी कि स्ट्रेंथ नहीं था, इकोनॉमिक मिलिट्री या अदर जो है डिप्लोमेटिक जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए किसी कंट्री के पास वो नहीं थी। 2008 के ग्लोबल रिसेशन के बाद
जो चाइना का इकोनॉमिक इंसर्जेंस हुआ या वो मतलब कि जिस तरीके से सर्ज किया वो, या मिलिट्री जो है स्ट्रेटेजिक जो है उसका प्राइस हुआ, उसने ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंडियन ओशन के पावर पॉलिटिक्स को change किया। तो चाइना जो है जब इकोनॉमिकली पावरफुल हुआ तो वहां पे दो चीजें घट रही थी। साउथ एशियन कंट्रीज जो है वो डेस्परेट थे डेवलपमेंट के लिए, एस्पिरेशनल कंट्री है, ये ध्यान रखना है। साउथ एशियन कंट्री एस्पिरेशनल कंट्री है। 90s के बाद दुनिया के अलग अलग रीजन में एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं, हमें डेवलपमेंट 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 चाहिए। इन कंट्रीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेवलपमेंट न होने की ये थी कि इनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वीक था, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना जो है यहाँ पे कुछ भी हो नहीं सकता था। तो चाइना जो है इनके लिए एक बड़ा यहाँ पर जो है पार्टनर आया, जिसने इनको डेवलपमेंट का जो ड्रीम है वो वहां पर दिखाने में सफल रहा। और यहाँ पे जो है तमाम तरीके के पोर्ट या यहाँ पर जो है एयरपोर्ट या जो है रोड कंस्ट्रक्शन, तमाम चीजें जो है यहाँ पर उसने स्टार्ट। तो एक तो एस्पिरेशनल कंट्रीज, और चाइना के पास जो है जो डीप पॉकेट जिसको हम कहते हैं, चेकबुक डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, तो डीप पॉकेट ने जो है चाइना को यहाँ पे मजबूत यहाँ पे किया। दूसरी चीज ये है कि ये समय ऐसा भी था कि नेबर जो हमारे कंट्रीज थे उनमें इंडिया को लेकर तो ऑलरेडी मिसट्रस्ट था ही, बिग ब्रदर सिंड्रोम जिसको कहते हैं। चाइना को मौका मिला उस चीज को और ज्यादा प्रवोक करने का, और इस वजह से जो है यहाँ पे चाइना पे उनकी डिपेंडेंसी और बढ़ गई। जब इंडिया के लिए बिग ब्रदर सिंड्रोम मजबूत होगा तो वो इंडिया पर चाइना पर डिपेंडेंसी उनकी और ज्यादा मजबूत होती जाएगी। तो एक तो ये चीजें यहाँ पर चलती रही। चाइना के साथ ये रहा कि चाइना जो है इस दौरान अपना जो स्ट्रेंथ बना रहा था वो क्या था, तो डेट ट्रैप की पॉलिसी उसकी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। डेट ट्रैप की जो पॉलिसी यहाँ पर थी, वो जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पर लेकर आया साउथ एशियन कंट्रीज को, इनकी कैपेसिटी से ज्यादा उनको लोन दे रहे हैं या इकोनॉमिक जो है सिस्टम दे रहा है। और जो भी वो प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत वाइबल प्रोजेक्ट्स नहीं थे, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट, ये ग्वादर पोर्ट का, सीपेक का अगर हम बात करें, $46 बिलियन से स्टार्ट हुआ, आज मतलब $65 बिलियन को पता चला, उसके बाद से तो मतलब पता ही नहीं चल रहा कि क्या कॉस्ट हो गया। अभी वो बढ़ता ही जा रहा है और अभी वो ऑपरेशनल तो होने की बात ही नहीं। तो ये पैसा तो देना तो पाकिस्तान को है। $400 बिलियन की इकोनॉमी अगर $100 बिलियन का एक प्रोजेक्ट लेके चल रही है तो पूरी इकोनॉमी आप कोलैप्स होने के कगार पे आपकी है। तो यहाँ पर जो है ये सब चीजें तो डेट ट्रैप के जरिए या इकोनॉमिक्स जो इसका मतलब था स्ट्रेंथ, इसने इनकी जो पॉलिसीज थी नेबर कंट्रीज की उनको वहां पर हैम्पर करना स्टार्ट किया, यानी इंडिया के अगेंस्ट वहां पर जो है इस टूल को इस्तेमाल वहां पर किया। तो शुरुआत में ट्रेड पार्टनर बना, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया, इनका लोन जो है लेंडर इनका बना, तो लार्जेस्ट लेंडर वही बना, ट्रेड पार्टनर बना, इन्वेस्टर वहां पर बना। और फिर जब डेट ट्रैप में इनको ले लिया तो फिर इनकी पॉलिसीज को कंट्रोल करना स्टार्ट किया, और यहाँ से जो है एंटी इंडियन सेंटिमेंट वो हमारे जो भी नेबर कंट्रीज हैं वहां पर मजबूत होते गए। यानी चाइना बिगेस्ट जो है ये फैक्टर है, एंटी चाइना जो सेंटिमेंट्स हमारे आसपास यहाँ पर उत्पन्न हो गए थे, तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट यहाँ पे मजबूत हो गए। तो ये चीजें चाइना को कहीं ना कहीं यहाँ पे मजबूत दे रही थी। यहाँ पर जो है इंडिया की भी अपने कुछ वीकनेस रही या अपने जो शॉर्टकमिंग्स रही, जिनकी वजह से जो है ये मौका वहां पर मिला। तो इंडिया ने इस सब चीज को ध्यान में रखते हुए 2014 में जो है जो नई अपनी नेबरहुड पॉलिसी बनाई, जिसको वो कहता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो कुछ मामले में जो है अभी तक के ट्रेडिशनल पॉलिसी से थोड़ी डिफरेंट क्यों रही? पहली चीज है कि नेबरहुड जो पॉलिसी है वो डिफिनेशन ऑफ नेबरहुड को बहुत ब्रॉड करती है, और इस पॉलिसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक और पॉलिसी लेकर आती है जिसको हम सागर पॉलिसी कहते हैं। यानी हम अभी तक अपने केवल जो लैंड जो हमारे बाउंड्री वाले कंट्री थे उस पर हम फोकस करते थे। अब हमने कहा मैरी टाइम जो हमारे बाउंड्री वाले जो कंट्रीज हैं, सामुद्रिक जो हमारे पड़ोसी हैं, मैरी टाइम नेबर पे हम फोकस करेंगे, यानी श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स। और अब तो सागर पॉलिसी और एक्सपेंड हो गया है कि अब हम जो है महासागर विजन जिसको हम कह रहे हैं कि अब पूरा का पूरा उधर अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका, वेस्ट एशिया से लेकर ईस्ट एशिया और इवन उसके भी बियॉन्ड पैसिफिक ओशन, तो हम जो है अपने पूरे जो ये समुद्री पड़ोसी हमारे हैं उनके ये चीजें हमारे एक्सटेंडेड नेबर जिसको हम कहते हैं, अब हम उसको भी यहाँ पे नेबरहुड की डिफिनेशन में लेकर आए। तो हमने थोड़ा सा पहले तो ब्रॉड किया अपने आप को, जिसकी वजह से चाइना को ये यहाँ पर मौका मिला कि वो हमारे स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड से इंटर किया है, फ्रंट से इंटर नहीं किया है।
जिस आंगन को हम ध्यान नहीं दे रहे थे वहां पर वो एंटर कर गया। मतलब हम घर की जो है दरवाजे की रखवाली करते रह गए और पीछे वाले रास्ते से जो है चोरी करके चला गया। तो ये यहाँ पर पहले तो हमने स्टार्ट किया भाई सागर और ये सब महासागर विजन, सागर पॉलिसी, ये सारी चीजें। दूसरा यहाँ पर भारत ने किया कि जो नेबरहुड्स हैं हमारे, उनके नीड के अकॉर्डिंग उनके साथ रिलेशन, उन्हें जो असिस्टेंस दिया जाएगा वो एक तरफा नहीं, भारत कुछ भी दे दे ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें ये समझना होगा एस्पिरेशनल कंट्रीज हैं, तो अगर ये पैसा मांग रहे हैं तो खाना देने से काम नहीं चलेगा, जो इनकी नीड है वो आपको देना होगा। तो इंडिया ने अपने रिलेशन डाइवर्सिफाई किए। यहाँ फिर से समझिएगा, नीड बेस्ड रिलेशन है इस वक्त, बहुत प्रोफेशनल, बहुत रियलिस्टिक नीड बेस्ड रिलेशन है और डाइवर्सिफाइड रिलेशन। साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं वह इंडिया पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहे। डिपेंडेंसी आपकी नहीं रहेगी तो फिर वो आपके जो रिश्ते हैं वो शॉर्ट टर्म रहेंगे, वो रिलेशन में वो डेप्थ नहीं रहेगा। वो रिलेशन जो है बस वही इमोशनल, डिप्लोमेटिक, कल्चरल रिलेशन तक सीमित रह जाएगा। तो हमने कहा कि भाई हम ट्रेड बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, टेक्निकल हम कोऑपरेशन करेंगे, सिक्योरिटी कोऑपरेशन करेंगे, एनर्जी कोऑपरेशन करेंगे, मतलब हर तरीके के रिलेशन अब हमने नेबरहुड्स के साथ यहाँ पर बनाए। बहुत से काम इंडिया ने स्टार्ट कर दिए। इंडिया ने जो है ऑयल जो है सप्लाई करना है नेपाल को, हमने ऑयल पाइपलाइन हमने वहां पे मोतिहारी हमने बंद कर दिया। बांग्लादेश को हमने सिलीगुड़ी पार्वतीपुर जो है वहां पर कर दिया। लैंड लॉन्ड कंट्रीज को ओशन तक जो है हमने बहुत जो है सुविधा दे दी। नेपाल, भूटान, इन सबको कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम सभी बंदरगाह ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट सुविधा दे दी। मतलब हमने अपने जो नेबर कंट्री है उनके डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में अपने इमेज को, अपने रोल को स्टेब्लिश किया। और इसकी वजह से हमारे नेबर्स की जो डिपेंडेंसी है वो लास्ट कुछ इयर्स में जो है इंडिया के ऊपर बढ़ी। तो इंडिया जो है अलग अलग रीजन में इन लोगों के साथ कर रहा है। साउथ एशियन जो सैटेलाइट लॉन्च किया, नाविक का जो कंसेप्ट अभी है, जीपीएस का जो रिप्लेसमेंट, ये सारी चीजें इंडिया जो है वो अपने सभी नेबर कंट्री के साथ कर रहा है। तो एक तो भारत ने सिंपल यहाँ पर काम किया, डेवलपमेंट पार्टनर बनते हैं और नीड बेस्ड रिलेशन बनाते हैं, डाइवर्सिफाइड रिलेशन बनाते हैं। दूसरा इंडिया ने कहा फर्स्ट रिस्पॉन्डर, जो हमारा ट्रेडिशनल रोल है वो अभी भी हम करेंगे। फर्स्ट रिस्पॉन्डर, क्राइसिस लाइक सिचुएशन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर और सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो हमने कहा कि हम जो है प्रथम प्रत्युत्तर करता और सुरक्षा प्रदायक बनेंगे अपने पड़ोसियों का। तो यहाँ कभी कोई संकट आया, 2014 में मालदीव में वाटर क्राइसिस आया, ऑपरेशन वीर चला दिया हमने। भूकंप, अर्थक्वेक आया नेपाल में, ऑपरेशन मित्र हमने चला दिया। अभी अगर बात करें थाईलैंड, म्यांमार में अगर वहां पर अर्थक्वेक आया, ऑपरेशन ब्रह्मा हमने चला दिया। श्रीलंका में इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया, हमने $4.5 बिलियन इकोनॉमिक असिस्टेंस वहां पर दिया। IMF ने $2.9 बिलियन का। हमने हर तरीके से ऑयल सप्लाई किया, फूड सप्लाई किया, मेडिसिन सप्लाई किया श्रीलंका को इस इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान। ये चीजें हम तालिबानी गवर्नमेंट आने के बाद भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कंटिन्यू रखे। ये है इंडिया की पीपल सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी, कि हमको साउथ एशियन पब्लिक के दिल में घुसना है। गवर्नमेंट हमारे खिलाफ होगी ना, बाहर की शक्तियां गवर्नमेंट को भड़काएंगी, हम वहां के लोगों में इस तरीके का फेथ अपना बनाएंगे कि ये चीजें ना, और डिपेंडेंसी इतनी बढ़ा देंगे कि ये हमें बार्गेन ना करें, फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड होगा ही नहीं। तो हमने ये चीजें यहां पर करनी स्टार्ट की, यानी डेवलपमेंट पार्टनर और हमने फर्स्ट रिस्पॉन्डर और सिक्योरिटी जो। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा कि मालदीव अगर बार्गेन करने की कोशिश करेगा, एक छोटा सा मूवमेंट ऑपरेशन का ये बाइकआउट जो है मालदीव स्टार्ट होगा, केवल इस छोटे से मूवमेंट से पूरी मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री पर जो है जो असर पड़ेगा, टूरिज्म सेंट्रिक जो इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, वो चाइना कभी रिप्लेस कर ही नहीं सकता। चाइना ज्योग्राफी कैसे चेंज करेगा? चाइना अपने लोगों से बोलेगा मालदीव घूमने जाओ, तो वो फिलीपींस को छोड़ के यहाँ पर आएंगे, वो यहाँ जो है आपका थाईलैंड छोड़ के, इंडोनेशिया छोड़ के आएंगे, जो उनसे बेहतर बेहतर वहां आइलैंड है, वो लोग आएंगे घूमने मालदीव। केवल भारत को मतलब परेशान, 1 साल 2 साल ये हो सकता है ना, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर ये हमें समझना होगा कि भारत एक मैसेज अपने पड़ोसी देशों को क्लियर दे रहा है कि इंडिया उसके लिए, पड़ोसी देशों के लिए चॉइस नहीं है, इंडिया उसके लिए वो नीड, आवश्यकता है, प्रायोरिटी है। ये चीज जो है स्टेब्लिश इंडिया कर रहा है, लेकिन ये बिग ब्रदर के रूप में नहीं, ये यहाँ पर एज अ डेवलपमेंट पार्टनर, एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडिया ये काम यहाँ पे कर रहा है। फिर इंडिया का दूसरा जो यहाँ पे काम है कि रीजनल इंटीग्रेशन, कि रीजनल इंटीग्रेशन, बैरियर फ्री रीजनल इंटीग्रेशन यहाँ पे। तो यहाँ रीजनल इंटीग्रेशन तभी हो पाएगा जब कनेक्टिविटी बेहतर हो, या कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को यहाँ पर कर रहा हो। तो हमने यहाँ पर जो है एक नए तरीके से स्टार्ट किया है, सब रीजनल जो है ग्रुपिंग्स हमने स्टार्ट,
उप क्षेत्रवाद हमने स्टार्ट किया। क्यों किया है? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो रीजनल इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा बैरियर था। तो इंडिया जो ट्रेडिशनल अप्रोच था कि सबको खुश करेंगे तभी शुरू होगा, नहीं खुश हो रहा है दो चार लोग, कोई दिक्कत नहीं है, जो है पहले उसके साथ स्टार्ट करो, कुछ तो डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट हो, उसके बाद फिर देखेंगे कैसा रिश्ता हो। बीबीआईएन मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, ये सार्क पे होना था मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। भारत ने 2014 में प्रपोजल रखा था रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी के लिए पूरे सार्क कंट्रीज में। पाकिस्तान ने मना कर दिया कि आपके टेररिस्ट हमारे यहाँ जाएंगे। तुमने कहा जाओ भैया, क्यों हम जाए आपको परेशान करें। बीबीआईएन मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हमने कर दिया। तो ये चीजें यहाँ पर ट्राइलेटरल हाईवे जो है इंडिया म्यांमार थाईलैंड, कालादान प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पे, या कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट इंडिया ने बड़े लेवल पर स्टार्ट कर दिया है। और जो यहाँ पर कार्गो जो फेरी सर्विसेज स्टार्ट हुई हैं, ये बहुत माइन्यूट चीजें हैं, लेकिन ये यहाँ पर बड़े लेवल पे हो रही। कोच्चि से जो है आपका माले तक जो है फेरी सर्विस चल रहा है। नागपट्टिनम से कांकेर संथुरई श्रीलंका में फेरी सर्विस चल रहा है। तो ये चीजें जो इंडिया ने स्टार्ट की हैं कि हमें अपने नेबर के साथ जो है वह ट्रेड बनाना है। अभी प्रॉब्लम हमारे साथ ये थी कि हमारे पास जो है पोर्ट्स कन्फाइंड थे, बहुत कम थे, और पोर्ट जो है ओवरबर्डन थे, वो भी वेस्ट एशिया के लिए और यूरोप और अमेरिका, चाइना, मतलब चाइना तो मान लीजिए मैक्सिमम लैंड से आ जाए, लेकिन और देश जो बड़े देश है उनके लिए हम अपने पोर्ट को रखे हुए थे। तो हमारे नेबरहुड कंट्री, जो हमारे नेबर कंट्री, उनके लिए तो पोर्ट ही नहीं था, कनेक्टिविटी ही नहीं था। तो अब हमने ये काम करना स्टार्ट किया, छोटे छोटे हार्बर और उनके साथ कनेक्टिविटी यहाँ पे बढ़ाना। तो ओवरऑल भारत ने जो है पहला काम किया कि कनेक्टिविटी इंप्रूव करो, और अगर यहाँ पर पाकिस्तान बैरियर बन रहा है तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज करो, मतलब उसको कोई दूसरा ऑप्शन दो। तो बेमिस्टेक हम लेकर आ गए। तो ये चीजें इंडिया की जो है ये एक रियलिस्टिक प्रैग्मेटिक जो है अप्रोच को दिखा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया ने ये उम्मीद छोड़ दी है कि साउथ एशिया का इंटीग्रेशन होगा, लेकिन फॉर टाइम भी जब तक कोई बैरियर है तो हम प्रोग्रेस को रोकना नहीं चाहते। हम छोटे छोटे काम यहाँ पर होते रहे, ये हम चाहते हैं, तो हमने ये काम यहाँ पर स्टार्ट किया। फिर इसी कनेक्टिविटी को और थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ले जाए तो सोशल कल्चरल जो कनेक्टिविटी, क्योंकि ये पूरा जो रीजन है ये एक जैसे शेयर्ड जो है कल्चरल आइडेंटिटी को जो है लेकर चलता है। पूरा साउथ एशिया एक सब कॉन्टिनेंट है, और इनके बीच में जो है हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल रिलेशन है, एक पार्ट के रूप में ये लोग रहे। कभी ये लोग सेपरेट सेपरेट तरीके की आइडेंटिटी लेकर नहीं रही। तो यहाँ पर हमने बौद्धा सर्किट है, रामायण सर्किट है, इस तरीके के जो इनिशिएटिव हैं वो अब हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, और हम अपने जो भी कल्चरल जो रिलेशन है उनको मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो ये ओवरऑल जो अगर हम इन सब चीजों को देखें तो हमारा जो नया नेबरहुड पॉलिसी है तो ये प्रैग्मेटिक, और एक लास्ट चीज यहाँ पर प्रैग्मेटिक प्रैग्मेटिक में बार बार बोल रहा हूँ, प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी दो तरीके से लोग देखते हैं, एक आइडियलिस्टिक और एक रियलिस्टिक। लेकिन कोई एक तरीका तो सही नहीं है ना। सही तरीका तो ये कि जब आइडियलिज्म अच्छा लगे तो आइडियलिज्म, और जब रियलिज्म अच्छा लगे तब रियलिज्म, दैट इज प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म मतलब रियल क्या होना चाहिए, एक्चुअली क्या होना चाहिए, एक्चुअल पॉलिसी। तो एक्चुअल ये होना चाहिए कि भाई जब हम मतलब अगर अच्छाई से काम बन रहा है तो बहुत अच्छी बात, और अगर जो है प्रॉब्लम बढ़ेगी तो थोड़ा सा तो हार्ड पावर दिखाएंगे। तो इंडिया अब पंचशील, गुजरात डॉक्ट्रिन, इन सब को लेकर चल रहा है, लेकिन बुरी अपने पड़ोसियों का भी नहीं देखेगा। हम खुद नहीं करेंगे तो हम दूसरे का कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो हम सॉफ्ट पावर के साथ साथ हमने वह कन्फाइंड, लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड हार्ड पावर वो इस्तेमाल हमने करना स्टार्ट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, ट्रांसशिपमेंट हमने जो सर्विसेज है बांग्लादेश की वो हमने कैंसिल वहां पर की। हमने जो है मालदीव में अनऑफिशियली जो है यहाँ पर पब्लिक के थ्रू जो एक जो बाइकॉट मालदीव चला, ये चीजें स्टार्ट हुई। इस तरीके की चीजों ने साउथ एशियन नेशन को जो है प्रेशर यहाँ पर क्रिएट किया है, जिससे कि वो पूरी तरीके से एंटी इंडिया या प्रो चाइना इनके लिए ऑप्शन यहाँ पे नहीं। अब लेकिन यहाँ पे सवाल बनेगा कि भाई इतना बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं तो कहाँ पे तुम्हारा फॉरेन पॉलिसी सफल होता हुआ दिख रहा है। तुम्हारा तो बांग्लादेश, तुम्हारा तो जो है नेपाल, ये तो तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। पूरा का पूरा एंटी इंडिया मूवमेंट यहाँ पर चल रहा है, और अफगानिस्तान में तालिबान आ चुका है। मतलब क्या, कहाँ पे आपका नेबरहुड पॉलिसी। तो वहां पर कोई बिना डरे हुए, बिना एजिटेशन हुए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे इत्मीनान के साथ आप जवाब देना है भाई पहली चीज, बांग्लादेश और नेपाल में जो उनकी प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम है, इंडिया क्रिएटेड प्रॉब्लम नहीं है ना। इंडिया ने प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उनकी है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ये फ्यूचर डिसाइड नहीं करती,
ये फॉर टाइम बीइंग जो है हमारे रिलेशन को हैम्पर जरूर करेगा, लेकिन यहाँ पर जो है एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस रखते हुए इंडिया अपने फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहा है। आप वहां बताएंगे कि ये सब बट नेचुरल है कि जब भी हमारे नेबरहुड में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, इंडिया नेचुरल जो है एक इशू बन जाता है, एक फ्रंट बन जाता है अपने आप। कभी भी इंटरनल कहीं भी होगा, अगर मोनार्की के खिलाफ नेपाल में मूवमेंट जब चलते थे तो मोनार्की को ये लगता था कि इंडियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो है ये मूवमेंट चला रहे, तो हम क्या करें। श्रीलंका में जो है लिट्टे का गठन हुआ, उन्होंने कहा इंदिरा जी ने बनवाया है, अब क्या कर सकते हैं। बलूच पश्तून कुछ करते हैं, पाकिस्तान कहेगा कि ये भारत करता है। तो बांग्लादेश और नेपाल में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो अभी फॉर टाइम बीइंग है। ये सब एस्पिरेशनल कंट्रीज, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर अब जो है पॉलिटिकल करेक्टनेस होगा, इन देशों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। फॉर एग्जांपल कि अब जो है लास्ट मतलब नेक्स्ट वीक जो है बांग्लादेश, वहां पे क्या हुआ, एस्पिरेशनल कंट्री। हाँ, तो यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम जो है देखा गया कि इस तरीके का जो है यहाँ पे जो कंट्रीज हैं, नेक्स्ट वीक जो है बांग्लादेश में शायद इलेक्शन जो है वहां पर होंगे। तो अगर हम देखें तो दो तीन चीजें हमें दिख रही है कि हमने क्या किया इस बीच। बांग्लादेश और नेपाल में हमारे जो तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं उसके अपने स्पेसिफिक रीजन रहे हैं, पहले ये क्लियर करना होगा। और इसके बावजूद हमने जो है अपने को वहां पे परेशान नहीं किया और हमने अपने एंड से काम हम करते रहे। जैसे अगर हम नेपाल की बात करें तो आप बताएंगे कि नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन के बाद से पॉलिटिकल, जब से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ है तब से वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, लगातार राजनीतिक अस्थिरता चल रही है ना, कोई सरकार कंटिन्यू है ही नहीं, 5 साल किसी का नहीं हुआ है वहां पे। तो एक तो वो, और दूसरा पार्टी जो वहां का आइडियोलॉजी है, कम्युनिज्म जो है, कम्युनिस्ट जो पार्टी है वो दो धड़ों में बटी हुई थी, प्रो इंडिया और प्रचंड जो है प्रो इंडिया, और केपी ओली जो है एंटी इंडिया। हाँ, देवबा भी जो है प्रो इंडिया थी। दूसरी ओर अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में तो प्रॉब्लम ही नहीं था, शेख हसीना तो जो है वह प्रो इंडिया थी। हाँ, इकोनॉमिक जोन की नीड थी, वो हमेशा चाइना से पूरी होती थी, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनर वो हमेशा इंडिया को मानती थी। इवन लास्ट मोमेंट तक तीस्ता जो वहां पर प्रोजेक्ट था रंगपुर के क्षेत्र में, उस पूरे क्षेत्र में वो चाइना लेना चाहता था पर वो इंडिया को होने दिया था। कहा जाता है कि शेख हसीना से चाइना इसलिए परेशान भी हुआ, नाराज भी हुआ कि वो प्रोजेक्ट वो चाहता था चाइना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई है, इन प्रॉब्लम्स को अगर हम जो है यहाँ पे फंड पॉलिसी के फेल्योर के रूप में देखेंगे तो हमें प्रिपेयर होना चाहिए आगे के लिए। जब इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे पूछा गया कि भाई आपके पड़ोस में सब कुछ सही तो नहीं चल रहा है, उन्होंने कहा वी लिव इन कॉम्पिटिटिव इरा, हम एक प्रतिस्पर्धी दुनिया में रह रहे हैं, प्रतिस्पर्धी युग में रह रहे हैं, और यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है आपका अब पड़ोस आपका पड़ोस नहीं रहेगा। ये जो ग्लोबलाइज्ड इरा है, यहाँ पर हर पावर जो है वो अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करेगी, और इंडिया भी जो है साउथ एशिया तक क्यों कन्फाइंड रहेगा, वो भी साउथ ईस्ट चाइना सी में वो अपना प्रभाव बढ़ाएगा, ईस्ट चाइना सी में प्रभाव बढ़ाएगा। अगर हम ये देख रहे हैं कि चीन हमारे नजदीक है तो फिलीपींस को ब्रह्मोस हम दे रहे हैं, वियतनाम को ब्रह्मोस हम दे रहे हैं, डिफेंस एग्रीमेंट वियतनाम के साथ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट वियतनाम के साथ, जापान के साथ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, ये सब हम भी तो कर रहे हैं, तो हम भी वहां पर पहुंचे। पहली चीज तो ये यहाँ पे समझना होगा कि ये जो नेबरहुड में आप देख रहे हैं, इनको जो है वह समय के उतार चढ़ाव के अकॉर्डिंग जो टाइम फ्रेम में इसका असेसमेंट नहीं होना चाहिए। हमारा ये होना चाहिए कि इंडिया वो कर क्या रहा है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी इंडिया की क्या है यहाँ पे मजबूत होने का। तो आप बताएंगे कि सर यहाँ पर जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन साउथ एशिया में क्रिएट हुई और इवन चाइना का जो राइज हुआ है, उसने इंडियन फॉरेन पॉलिसी को जो है के सामने बहुत से स्ट्रेटेजिक जो है चैलेंजेस वहां पे क्रिएट किए। इन स्पाइट ऑफ दैट इंडियन फॉरेन पॉलिसी चाइना के इन्फ्लुएंस को, एक्सपेंशन को रोकने में सफल हो रही है। सवाल इस चीज का है, एक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी के चैलेंज को रोक रही है। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका में जो सिचुएशन इंडिया का है आज, वो चाइना से ज्यादा मजबूत स्थिति में आप है। अगर हम यहाँ पर, चाइना है एक रियलिटी है, लेकिन इंडिया कम बैक किया श्रीलंका में। इवन अगर अफगानिस्तान में तालिबानी गवर्नमेंट जो है वह पूरी तरह इंडिया पे डिपेंडेंट है। तो ये इसलिए क्योंकि हमने बोला नीड बेस्ड जो रिलेशन हमने बनाए और पीपल सेंट्रिक रिलेशन बनाए,
क्योंकि ये आपको उनके दिमाग में डालना होगा कि इंडिया पर इनकी डिपेंडेंसी बढ़ गई है इन देशों। चाबहार नहीं बना होता तो कोई डिपेंडेंसी अफगानिस्तान की इंडिया पे नहीं थी, कोई मतलब ही नहीं था, रिलेशन बन ही नहीं सकता था। अफगानिस्तान पाकिस्तान रिश्ते खराब ही नहीं होते, मजबूरी रहता वो पाकिस्तान के साथ रिश्ते बनाना। आज वो पाकिस्तान से रिश्ते खराब कर क्यों रहा है? क्योंकि उसे मालूम है कि उसके पास चाबहार पोर्ट है, वो बाहर से जो है, और दूसरा उसको मालूम है भारत से रिश्ता यानी ग्लोबल जो है इमेज उसका बेहतर होगा, जो फंड चाहिए उसको वो भारत से ही मिलने वाला है। तो भारत ने ये नीड बेस्ड ये जो रिश्ते भारत ने बनाए हैं ये भारत की एफर्ट। या श्रीलंका जो है वो भारत के पास आया जबकि एक लेफ्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट वहां पर है, लेकिन वो जो है भारत को प्रायोरिटी, इवन ऐसे ऐसे ये तो जो नए नायके जो है वो आए तो बहुत से लोगों ने कहा श्रीलंका से तो बहुत खराब रिश्ते भारत के बनेंगे क्योंकि लेफ्ट इनका जो आइडियोलॉजी है। लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे एग्रीमेंट कर दिए जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस एग्रीमेंट और लैंड जो कनेक्टिविटी एग्रीमेंट हो रहा था वो तो अपोजिशन पार्टी जो है इतनी विरोध वहां पे कर दी, तब कहीं जाकर उसको अभी हमने हॉल्ट पे रखा है। अदरवाइज तो वहां पर ये इस तरीके के समझौते। और त्रिकोमाली पोर्ट वो तो इंडिया जो बना रहा है इंडिया और श्रीलंका और यूएई इनके बीच में एग्रीमेंट हो गया हाइड्रोकार्बन सेंटर हम बनाने के लिए। यहां तक रिश्ते पहुंच चुके हैं। तो श्रीलंका में कम बैक, अफगानिस्तान में कम बैक, इतने सब मतलब वर्स्ट सिनेरियो में, और मालदीव में कम बैक। मालदीव में जो है जिस तरीके के हालात थे वहां पे वो इस तरीके के थे कि वहां इंडिया आउट वाला जो पूरा सेंटिमेंट बना हुआ था। लेकिन मालदीव के मोदी गवर्नमेंट को इंडिया आना पड़ा, दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर से मिलना पड़ा, और उसके बाद से 2024 के बाद से इनके जो मतलब जितने भी ऑब्जेक्शंस थे या इनके जो कमेंट्स वगैरह हम देखें तो अब वो एंटी इंडियन सेंटिमेंट आपको वहां पे नहीं दिखा। ब्रिक्स में हुई थी ना वहाँ पे ब्रिक्स में में भी हुई थी लगातार, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग फोरम पे इंडिया ने वो उनको मैसेज दे दिया क्योंकि मालदीव की नीड है इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर, और जो है टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, और कल्चरल जो लिंकेजेस है। मालदीव बहुत नजदीक है केरल और लक्षद्वीप से, इतना आसान नहीं है मालदीव के लिए कुछ भी करना। और इंडियन ओशन में जो सिक्योरिटी इंडिया प्रोवाइड कर सकता है कोई नहीं कर सकता। चाइना को यहाँ आना होगा, चाइना एक बटालियन अपना लेकर आएगा ना, इंडियन नेवी तो घूम रही है इस पूरे रीजन में, यही तो सिक्योरिटी प्रोवाइडर है पूरे इस रीजन में। इतनी बड़ी आर्मी किसके पास होगी? ये नेवी तो। मालदीव तो ऐसा देश है जो अपनी सुरक्षा खुद कर ही नहीं सकता है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, चारों तरफ वो बिखरे हुए हैं, इतना बड़ा ज्योग्राफिकल उनका एरिया है, पॉपुलेशन न के बराबर। कहाँ कितने वो सैनिक भेजेंगे, कितने वहां पर जो है काम करेंगे? तो ये और छोटी सी इकोनॉमी, इकोनॉमी तो मतलब बहुत ही छोटी है। कितना? 400 मिलियन बिलियन? 10 मिलियन बिलियन बिलियन, बहुत छोटी इकोनॉमी, 10 भी नहीं है, बहुत छोटी इकोनॉमी वहां पर इंडिया से देता। तो वो आबादी के हिसाब से 12। तो अब एक चीज ये अपने मन में लेकर चलना, इंडिया कम बैक कर रहा है। बांग्लादेश में फिर हम बताएं, बांग्लादेश तो ये अगर आवाज नहीं आए तो एक बार जो है तो अब और क्या है बांग्लादेश के आगे, बांग्लादेश अभी मिनिस्टर का है बांग्लादेश के बीएनपी के जो वो बहुत विजनरी है। और बांग्लादेश एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, मिरेकल ऑफ ईस्ट बोला जाता है। तो हाँ मतलब उसके जितने चांसेस भी हैं, मैनिफेस्टो भी आया है और मतलब ठीक है पॉजिटिव मैनिफेस्टो है, उससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन साउंड रिलेशन बनाने के लिए जो है करें, क्योंकि वो बांग्लादेश की जरूरत है। बांग्लादेश को अगर जो है अपने को टेररिस्ट हब बना, कोई भी देश क्यों बनाना चाहेगा, कोई भी कंट्री जो है वो अपने को, पाकिस्तान इसलिए वहां पर एक्सेप्शनल है क्योंकि मिलिट्री का जो वहां डीप स्टेट का जो वहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है, अदरवाइज वहां के गवर्नमेंट की बस की बात चले। पाकिस्तान भी तो डेवलपमेंट चाहता है, वहां के लोग भी डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन वहां नैरेटिव्स अलग है। बांग्लादेश का ऐसा कोई एग्जिस्टेंशियल जो है जो प्रॉब्लम है इंडिया के साथ नहीं है जो पाकिस्तान का है कि अस्तित्व का खतरा बना के बैठे हुए हैं। बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, ये मिसट्रस्ट है, सस्पिशन है, और इंडिया इसको मैनेज कर रहा है और करने की कोशिश यहाँ पे लगातार हो रही है। तो जैसा हमने कहा बांग्लादेश में जो है विजिट वगैरह हुआ है और इनके जरिए जो है यहाँ पे नई गवर्नमेंट के साथ
नो डाउट यहाँ पर इंडिया जो है बेटर रिलेशन यहाँ पर बनाएगी। तो बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान के ग्लास से नहीं देखने की दो अलग अलग चीजें यहाँ पर है। नेपाल के साथ बोले तो नेपाल के पास जो है चाइना जाने का कोई विकल्प नहीं। नेपाल में जो प्रॉब्लम है कुछ हमारी तरफ से जो है इग्नोरेंस, और कुछ जो है वहां की पार्टी पॉलिटिक्स, वहां की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इन सब चीजों का एक कॉकटेल वहां पर बन गया, मिक्सअप बन गया। तो इस वजह से वहां पर प्रॉब्लम आई। तो अदरवाइज अगर हम देखें नेपाल क्या जो है वह कनेक्टिविटी उसकी चीन के साथ हो सकती है, क्योंकि वह बहुत ही डिफरेंट जो है टेरेन है, वहां पे हिली एरिया है और बहुत हैवी कॉस्ट जो है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हाँ, सारे प्रोजेक्ट यहाँ से ही आता है। पूरा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, वहां आप कैसे ये सब काम करेंगे? इतना आसान नहीं है। जो है नेपाल ने बोला कि हम जो है चाइना से चले जाएंगे, तो एक तो वहां पे प्रॉब्लम, दूसरा उतना प्रोजेक्ट हैवी रहेगा कि वो एक तो पोखरा एयरपोर्ट जो उनका बना है उसमें वैसे ही डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। तो अगर यहाँ पर जो है ये लोग पहुंचे तो और ज्यादा नेपाल अगर इस तरीके के प्रोजेक्ट में उनके साथ इन्वॉल्व हुआ और ज्यादा वहां पे ट्रैप्ड होगा। दूसरा चीज है कि नेपाल तो बांग्लादेश से भी यूनिक कंडीशन में भारत के लिए, क्योंकि कल्चरल लिंकेजेस हाल के दिनों में बस ये प्रॉब्लम हुई है कि मिसट्रस्ट हुआ है, रेशियल जो है जो का मतलब डिस्क्रिमिनेशन का इशू है, सॉवरेंटी रिस्पेक्ट का इशू है, प्राइड नेपाली प्राइड का इशू है, ये नेपाली लोगों में आ गया। और इसके लिए इंडिया को एफर्ट, ये तो एडमिट करना होगा कि इंडिया को एफर्ट करना होगा। हाँ, ये हमें अब अपने जो नेशनलिज्म जो हमारा इंडिया का है उसको थोड़ा सा मॉडरेट करना और उसको मैच्योर करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार फॉरेन पॉलिसी का एक्सपर्ट तो कोई है नहीं बाहर। सब जो है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, भारत पाकिस्तान को ऐसे खत्म करेगा वैसे खत्म कर देगा। तो सिंपल जो है हमारे अंदर जो है वो एक तो सोशल मीडिया में जो भी इस तरीके के लोग हैं वो हमारे अंदर वो उन्माद भी भर रहे हैं, एग्रेसिव, ये करना है वो करना है। फॉरेन पॉलिसी बहुत ही रेशनल, बहुत लॉजिकल जो है तरीके से फ्रेम किया जाता है। और प्रॉब्लम ये है कि फॉरेन पॉलिसी को हमेशा गवर्नमेंट से जोड़ के देख लिया जाता है। बाकी की पॉलिसी जो है वो समझ में आती है, फॉरेन पॉलिसी को गवर्नमेंट से जोड़ के हमेशा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में देखा जाता है। इसलिए अपेक्षा की जाती है कि अगर कोई सपोर्टर है तो वो ये हमेशा सुनना चाहता है कि आप खूब तारीफ करो सरकार की, और अगर कोई विरोध में है तो इतनी चीजें जितनी अच्छी अच्छी बातें बोल रही वो तो एकदम भड़क जाएगा कि एकदम संघी आदमी है, बीजेपी वाला आदमी है, तो यहाँ पर उसे क्या ही लेना देना। लेकिन प्रॉब्लम है ये यहाँ पर वो प्रॉब्लम मतलब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। 100% वहां पर दिखाई देता है। और अमूमन कोई भी कंट्री कोई भी गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी में कंसिस्टेंसी होती है। पार्टी आइडियोलॉजी इम्फेक्ट करती है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, थोड़ी बहुत इफेक्ट करती है, लेकिन अल्टीमेटली फॉरेन पॉलिसी जो है नेहरूवियन इरा की फॉरेन पॉलिसी आज तक चल रही है। भारत जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है उसमें कुछ चेंजेस हैं, कंटिन्यूटी ज्यादा है, मैक्सिमम चीजें तो कंटिन्यू चल रही है वहां पे। और यहाँ पर जो है जितनी भी पॉलिसी Pragmatism ज्यादा है आज के। हर एक फॉरेन पॉलिसी में नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी जो है, असल में प्रॉब्लम क्या है, हर एक गवर्नमेंट के पास पुराने गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस आ चुका था। नेहरू जी फर्स्ट गवर्नमेंट, पहले गवर्नमेंट के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, उन्होंने तो लिखा है फॉरेन पॉलिसी, वो तो आर्किटेक्ट है उस फॉरेन पॉलिसी। आज आप फॉरेन पॉलिसी पर इसलिए डिबेट कर पा रहे हैं क्योंकि आप रिजल्ट देख रहे हैं। नेहरू जी के पास रिजल्ट नहीं था, स्टार्ट कर। और इंदिरा जी जो है नेहरू जी से इंदिरा जी खुद जो है idealistic। उस वक्त भी नैप चल रहा था, उस वक्त भी पंचशील चल रहा था, उस वक्त भी जो है यूनाइटेड नेशन का ही पूरा मुद्दा चल रहा था। ये तो आप कहिए कि जब 90 आया तो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक, 91 और सिंगाना बहुत रियलिस्टिक थे इंदिरा जी से। क्यों म्यांमार से रिश्ता बना रहे हैं, इजराइल से रिश्ता बना रहे हैं, और ज्यादा रियलिस्टिक जो हमने सोचा नहीं था जो हमें करना होगा। लुक ईस्ट पॉलिसी और दुनिया भर की लुक नॉर्थ पॉलिसी, दुनिया भर की पॉलिसी जो है नरसिंह राव ने, हर एक गवर्नमेंट अपने पास गवर्नमेंट की तुलना में उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, उसके पास कैपेबिलिटी ज्यादा आती गई, आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करती गई, आपका जो है जो इंटरनेशनल स्ट्रेटजिक जो आपका डोमिनेंस है वो भी बढ़ता गया, इन्फ्लुएंस भी बढ़ता गया। तो इसलिए जो है कम से कम फॉरेन पॉलिसी को बड़े न्यूट्रल तरीके से देखने की जरूरत है, एटलीस्ट कम से कम हमारे एकेडमिक डिस्कोर्स में। बाकी तो भाई पोजीशन है, पब्लिक है, उनको तो फॉरेन पॉलिसी में अच्छी राय तो रखनी ही चाहिए, क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, लेकिन क्रिटिसिज्म
वो इमोशनल नहीं रेशनल बेसिस पर होना चाहिए। ये यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है। तो कुल मिलाकर इसमें क्या होता है कि सोशल मीडिया जो है कई इररिस्पांसिबल कमेंट नेपाल के साथ ये हुआ, मीडिया और सोशल मीडिया ने बहुत ऐसे ऐसे कमेंट कर दिए, क्योंकि नेपाली लोग तो हिंदी जान ही रहे हैं बहुत से लोग, तो उन लोगों ने देखा कि भाई भारत माता की तस्वीर गोद में नेपाल, देखो कब है, तो ये क्या यहाँ पर जो है मजाक है। तो इन चीजों ने वहां पे तो क्रिएट किया है, जिसको हमें जो है कंट्रोल या मॉडरेट करने की जरूरत है। लेकिन अल्टीमेटली हमारे सोशल कल्चरल लिंकेजेस इतने ज्यादा इतने मजबूत हैं, वो अनएवॉइडेबल है। चाहे रामायणा सर्किट हो, चाहे वो बुद्धा सर्किट का इशू वहां पर हो, तो इन सब चीजों को हमारा यहाँ पर ये है कि हमारा हम ये उनको मैसेज देंगे कि भाई हमारा ये बिलीव है, होप है, भरोसा सब कुछ है कि नेबर कंट्रीज जो हैं वह इंडिया से नाराज हो सकते हैं कुछ समय के लिए, इंडिया से दूर नहीं जा सकते, लेकिन ये भारत को यहाँ पर इग्नोरेंट बिहेवियर नहीं करना होगा। इंडिया को बहुत चीजें जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी में अभी और इंक्लूड करनी होगी। अगर आपसे सजेशन पूछा जाए तो सजेशन क्या है? पहली चीज है कि पीपल सेंट्रिक हमारी फॉरेन पॉलिसी है नेबरहुड को लेकर, तो हमें जो है पीपल जो इंटरेक्शन है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। हमें गवर्नमेंट के जो तनाव है उनका इम्पैक्ट हमारे सोशल कल्चरल रिलेशन पे नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज है कि पॉलिटिकल डिस्प्यूट और इकोनॉमिक पार्टनरशिप बोथ आर डिफरेंट। यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स का जो है वो प्रभाव इकोनॉमिक रिलेशन पे नहीं दिखना चाहिए, कोशिश ये करना चाहिए। थर्ड, जो हमारे नेबर कंट्री है वहां पे हमें पार्टी बनने की जरूरत है। हम एक पार्टी नहीं है, हम वहां के कोई स्टेक होल्डर नहीं है, हम वहां पर सभी पार्टी के साथ अलाइन होने की कोशिश करें, जिनके साथ हमारे जो है आइडियोलॉजी मैच कर रही है या नहीं कर रही। तो जितने भी महिंदा राजपक्षे से भी हम रिश्ते बनाए, हम जो है रानी विक्रमसिंघे से भी बनाए, हम गोटाबाया से भी बनाए, जो भी कोई वहां पे है, तो ये चीजें यहाँ पर होंगी। हाँ, कुछ जगहों पर ये चीजें भारत के लिए चैलेंजिंग होगी। एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया नहीं कर सकता। अब जमात इस्लाम तो इंडिया के लिए ये डिफिकल्ट वहां पर प्रोसेस होगा, बट बैक चैनल डिप्लोमेसी इंडिया को करना होगा। एक ऑफिशियल डिप्लोमेसी होती है, बैक चैनल डिप्लोमेसी, जहां पे आप अपने मैसेज जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के थ्रू, जर्नलिस्ट के थ्रू, या जो है जो आपके दो कंट्री के रिलेशन को ज्यादा प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझिए इस चीज को, बैक चैनल डिप्लोमेसी क्यों बहुत जरूरी है और क्यों आपके आंसर में आना चाहिए। नेपाल में जो है जब तक मोनार्की थी हमारे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मोनार्की के जो रिलेशन थे, मैरिज और बाकी चीजों के रिलेशन इंडिया के बहुत से राजवंशों के साथ थे, तो हमारे लिए बड़ा आसान। राजा कर्ण सिंह को हमने भेज दिया, किसी को कुछ भी बोल दिया, तो हमारे रिश्ते वहां पे थोड़े से प्रभावित वहां पे हो जाते थे। तो इस तरीके से इसी तरीके से हमने कहा कि अगर बांग्लादेश है तो हमारे यहाँ पे बंगाल में जो लोग रहते हैं, वेस्ट बंगाल में जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहां पर ज्यादा बेहतर जो है रिश्ते को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा बैरियर होता है। अगर कोई बांग्ला वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर जो है, अगर हम उनको कन्विंस करें, उनको अपने खुद कॉन्फिडेंस मिले, वो जितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है बांग्लादेश के रिश्ते को बेहतर करने को, और कोई नहीं कर सकता है। इसी तरीके से अगर यूपी और बिहार के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, इनके फ्रिक्वेंट जो है विजिट हो नेपाल में, इनके रिलेशन और इनके जो है ये ज्यादा बेहतर यहाँ पर होगा। इस समय तो गोरखनाथ हाँ बिल्कुल, वहां पे बहुत लोग वहां से जुड़े रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी उसको कहते हैं। बैक चैनल डिप्लोमेसी का मतलब है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके रिश्तों को निर्धारित कर सकते हैं। वो आपके यहाँ पे राजवंश हो सकते हैं, उद्योगपति हो सकते हैं, शिक्षा साइड, मतलब बहुत से। अब जैसे क्या होता है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत से मैक्सिमम यहाँ के आसपास के जो लोग हैं सब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, जो नेता वगैरह है, बहुत से शिक्षक हैं यहाँ पे। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे अभी देखिए, सबसे अच्छा सोमालिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनका इंटरव्यू शुरू हुआ राजदीप से, फिर उन्होंने हिंदी बोलना शुरू कर दिया। हालांकि हमको लगता पहले से मालूम था, ठीक है, अच्छी एक्टिंग थी। तो सॉफ्ट वहां पर जो है हुए, जो भी हुए, मुद्दा क्या है कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वहां के, उन्होंने बताया कि हम गोवा कहाँ पे रहे, मुंबई में कहाँ हैदराबाद रहे, दिल्ली यहाँ तक ये भी था कि अब अलग हो गया है दोनों। हाँ हाँ हाँ, आंध्र प्रदेश। तो अब सोचिए कि आपके ये तो सोमालिया हो गया, दूर की बात हो, आपके पड़ोस में प्रचंड यही दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हुए। तो ऐसे जो लोग हैं वो नेबरहुड के साथ जो है हमारे रिश्ते को बेहतर करने में बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस नजरिए के साथ हमको इन सब चीजों को जोड़ना होगा। हाँ, तो ये बहुत से यहाँ पे आपको बताने होंगे। और बाकी जो हमारा रिलेशन चल रहा है
कि हम जो है अननेसेसरी का जो है वो हार्ड पावर का इस्तेमाल नहीं करना है। ये जो रिस्ट्रिक्टेड हार्ड पावर अगर पूछेंगे वही हार्ड पावर तो कर तो रहे ही हैं हम, वहां पे बोले सर फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड फॉर बार्गेनिंग टुवर्ड्स इंडिया, ये इंडिया के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए सही नहीं। हमारा सॉफ्ट पावर हमारा weakness है। हाँ ये मैं मानता हूँ सर कि इसका रेशनल तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए और बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही कैलकुलेटेड यूज इस्तेमाल। जैसे हमने कहा मालदीव, मालदीव में हमने क्या किया, भारत सरकार ने कुछ किया है? भारत सरकार भारत प्रधानमंत्री लक्षद्वीप चले गए, बस इतना ही तो हुआ है। तो हमने मालदीव के खिलाफ कोई बयान तो नहीं दिया है ना। तो यहाँ पर ये चीजें हैं। पाकिस्तान हमने बार बार कहा पाकिस्तान के साथ पॉलिसी अलग, अब पाकिस्तान के साथ पॉलिसी अलग क्यों है, पहले थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। तो सवाल ये बनेगा भाई ये बताओ कि पाकिस्तान जो है मौजूदा समय में क्या लगता है कि आपकी पॉलिसी सही है पाकिस्तान के साथ? ये अगर सवाल तो बताओ अनु। सही। क्यों सही? सर ट्रेड और सॉरी वाटर और ब्लड दोनों एक साथ फ्लो नहीं कर सकते अगर पीस और टेररिज्म एक साथ नहीं चल सकता। जब ये तो आप बातचीत न करना कोई ऑप्शन है, कोई ये विदेश नीति है, कब तक बातचीत नहीं करनी है? जब टेररिज्म और अगर मान लो 100 साल रहेगा, 100 साल तक बातचीत नहीं करना है, तो आपके पड़ोस में जो है एक बड़ी समस्या क्रिएट आप कर रहे हैं। सर वो जो समस्या है वो खुद के लिए समस्या बन चुका है। पाकिस्तान पाकिस्तान की जो लेकिन अगर आप बातचीत नहीं कर रहे तो आपको लग रहा है कि ये सलूशन है? पाकिस्तान का एटीट्यूड जो पाकिस्तान में आप बातचीत नहीं कर रहे हो तो इज इट सलूशन? सर बातचीत करने का प्रयास तो हमने किया है, सही किया है, शुरू से लेकर अंत तक किया है। अब बातचीत आप मत करिए कैसे अभी सर ऐसे आदमी से कैसे बात की जा सकता है जो हमको मारे ऐसी बात करेंगे वहां पे, सर बताइए आप बताइए कैसे कैजुअल हो गए। कैसे तो वो आपको जो है दिखाएंगे, गले लगाएंगे और बोलेंगे कि ये गलत जगह पे तुम आए हो, तुम बॉर्डर पे जाओ। चलो ठीक है, होता है यहाँ पर ये समझना होगा। पहली चीज है कि जो हमने पाकिस्तान पॉलिसी बनाई है वो हम ट्रेडिशनल एडहॉकिज्म को जो है छोड़ने के लिए, जाना क्या उसी में बोलना पहले बोल देते हैं। आप अच्छा बोलना है? बता नहीं था क्या बोला, आप ही बोलिए। नहीं बताइए। सर मैं ये कह रहा था कि जो इंडिया पॉलिसी उसके चल रहे हैं, बातचीत मतलब स्टार्ट हो जाना चाहिए। सर ये जैसे आप यहाँ पॉज लेते ना इन सब चीजों सर में, जैसे सर अल्टीमेटली वहाँ मतलब एक सबसे प्राइमरली हमें ये देखना होगा कि हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वहाँ प्रोमिनेंट है। तो पहले रूट कॉज जो है इसलिए जब एस्टेब्लिशमेंट के बाद से ही पाकिस्तान फॉर्मेशन के बाद से ही तो हमारी हमारी गवर्नमेंट जो है वहाँ की गवर्नमेंट से बात करें समझना होगा कि जो हावी है वहाँ की गवर्नमेंट में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है और उनका एक बड़ा व्यापार जो है वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट को तो पहले तो हम इस बात को ध्यान में रखकर बात करना, बाकी बातचीत को बंद नहीं करेंगे, बातचीत सबसे तो हाँ बातचीत बंद ही है। नहीं टाइम टू टाइम अभी इंडिया जैसे वेट एंड वॉच पॉलिसी पे डिपेंडेंट है तो आपको लगता है कि अभी बात करनी चाहिए 5 साल बाद, 10 साल बाद, कब नहीं करनी सर जब भी हमें ऐसा अगर मौका मिलता है और ऐसा कुछ भी इंडिकेशन उनके तरफ से हमारी उनकी तरफ से है indication? तो समाज में तो कितनी बार बोले हाँ सर तो बात करने करनी में कोई चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, बात करनी चाहिए। use करें। In this process, when we are using the hard power, we have never targeted the military establishments. What we have targeted is only the terrorism, right? So the only issue is between the India and Pakistan is only terrorism. If terrorism is Eradicated. solution. इसके जो implications हैं जो चलो कोई नहीं, पब्लिक मैं समझ गया, सब हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि सबके पास आंसर नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ। सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी बात सही रख रहे हैं। प्रॉब्लम वहां पर क्या है समझिए, जब क्लियरिटी नहीं रहेगी आप ट्रैप में फंसे। वो जहां घुमाना चाहिए आप वही बात बोलेंगे।
वो कहेंगे बातचीत नहीं होनी चाहिए, आप कहेंगे हाँ सर बातचीत नहीं होनी चाहिए, फिर थोड़ी देर में कहेंगे बातचीत होनी चाहिए, थोड़ी देर में हाँ सर बातचीत होनी चाहिए। आप अपने स्टैंड में ही नहीं रहे, क्योंकि आपकी क्लियरिटी इस टॉपिक पे नहीं है। इस बात आप दोनों चीजें बोल सकते हैं। मैं अगर बोलूंगा कि नहीं बातचीत नहीं होनी चाहिए, आप कहेंगे हाँ सर बातचीत नहीं होनी चाहिए। और कहें अगर मैं बोलूंगा कि थोड़ी देर बाद इस दिन धुआं में रहेंगे पाकिस्तान, तो आप वो ट्रेडिशनल जो बेस्ड हमारे policy थी, उसको लेकर हमने उसको मतलब discontinue। ये हमारा ये प्रोसेस था कंटिन्यू डायलॉग। इससे जो है हमें ये लगता था डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वहां पे मजबूत होती है। लेकिन ये जो है इंडिया के अगेंस्ट ये फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड जो है पाकिस्तान में और वहां की गवर्नमेंट में डेवलप होता जा रहा था, और इससे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ इंडिया की ग्लोबल रीजनल इमेज और रीजनल एस्पिरेशन वो सब एक साथ हैम्पर हो रहे थे। पाकिस्तान केवल इस बातचीत उचित छोड़ दीजिए, पाकिस्तान ने केवल आतंकवाद नहीं क्रिएट किया है, ये बहुत छोटा मतलब छोटा नहीं है, लेकिन आतंकवाद केवल नहीं है मुद्दा हमारे लिए, उसने सार्क को फेल किया है, उसने बिग ब्रदर सिंड्रोम को मजबूत किया है हमारे पड़ोस में, उसने यहाँ बाहरी शक्तियों को यहाँ पर लाने का काम किया है। कितने ज्यादा हमारे इंटरेस्ट को अफेक्ट वो करता है कंट्री, ओआईसी में जाकर हमें बदनाम करता है, यूनाइटेड नेशन में जाकर हमें बदनाम करता है। हमारी पूरी एनर्जी जो है अगर पाकिस्तान ओरिएंटेड हो जाएगी तो हम जो है ग्लोबल, यही तो देखिए यूएस चाहता है, ध्यान समझिए, यूएस चाहता है गेम शुड बी इंडिया वर्सेस चाइना, चाइना चाहता है गेम शुड बी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और इंडिया जो है वो किसी तरीके का गेम नहीं चाहता है। वो कहता है कि यूएस चाइना सब लड़े, हम किसी गेम में पार्ट नहीं। तो यूएस भारत से नाराज ये है कि चाइना से भिड़ क्यों नहीं रहा है। चाइना जो है वो यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होता है बीच बीच में कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ चीजें नहीं होती हैं। तो ये बड़ा अजीब यहाँ पर इक्वेशन है, ये समझने की जरूरत है। तो हमने कई बार हमारे मतलब देश में पाकिस्तान इतना बड़ा मुद्दा हो जाता है कि हम चीन को मानते ही नहीं कि एग्जिस्ट करता है। ये भी तो है, हमारे लिए सब कुछ पाकिस्तान। ये भी तो है ना, चाइना जब इंडिया और वेरी क्लोजनेस ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, ये भी तो चाइना हैम्पर कर रहा है। तो इसलिए जो एडहाकिज्म वाली पॉलिसी थी कि बातचीत बातचीत, वो और ज्यादा उसको प्रमोट कर रही थी और उसको उसके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा था। इस पॉलिसी का जो है लॉन्ग टर्म जो है कोई मतलब रिजल्ट वहां पे निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये जो पॉलिसी है इसमें आपको क्या ताकत लग रही है, दो तीन चीजें हैं यहाँ पे। ये पॉलिसी पहला तो सबसे जरूरी चीज था कि जो इमीडिएट हमें गोल हमारा था वो था टेररिज्म और सेपरेटिज्म, इसको रोकना। तो इसलिए, और दूसरा मिलिट्री का मोरल और पब्लिक का मोरल, क्योंकि जितने भी वो लास्ट टेररिस्ट अटैक हुए सब मिलिट्री बेस, गुरदासपुर, पठानपुर, उरी, और उसके बाद तो फिर पुलवामा, नगौरा और ये सारी चीजें मिलिट्री बेस पर जो इन लोगों ने निशाना बनाया। किसी भी देश की कंट्री का मिलिट्री अगर कमजोर हुआ, क्योंकि मिलिट्री तो बहुत बौखलाई होगी उस वक्त कि हमको कुछ करना है, कुछ करना है, और कुछ करने ही नहीं देंगे कि नहीं बातचीत करना है, बातचीत करना है। तो मिलिट्री जो है आपकी अनसेटिस्फाइड हो गई तो फिर आपका कंट्री में क्या ही रह जाएगा। तो पहली चीज तो ये हमें समझना, भाई अगर भारत अभी मिलिट्री को बोल दे सही में पीओके कब्जा करके रख ले, मिलिट्री हमारी कैपेबल है, वो रातों रात खत्म, मतलब ज्यादा लंबा युद्ध ही नहीं होगा। और ये ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा भी दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं हमारी मिलिट्री। बहरहाल तो पहला चीज तो ये समझना है कि हमने जो है जो कंटिन्यूअस टेररिस्ट अटैक हो रहे थे और जो यहाँ पे मिलिट्री का मोरल और जो हमारे पब्लिक का मोरल कमजोर हो रहा था, इनको कंसिडर करते हुए हमने कहा कि भाई ऐसा है, यहाँ पे हम जो है वो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म, दैट इज इंडिया पाकिस्तान पॉलिसी। इंडिया का पाकिस्तान पॉलिसी जो है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म। इसके लिए हमने क्या किया है, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक एक जो है मैसेज देने के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवाद नहीं खत्म होगा, लेकिन टेरर जो मतलब है क्राइम्स, उनके अंदर एक फियर फैक्टर आएगा और ये फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड जो है पाकिस्तान में, ये बातें स्टार्ट होगी, जनता के बीच में स्टार्ट होगी, डर वहां पर होगा, भारत का जो एक फियर फैक्टर है वो वहां पर स्टार्ट होगा और वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीच बीच में वहां के ही जो सांसद मंत्री वही बोल देते हैं भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया, तो ये डरते तो है। दूसरा नैरेटिव, वो डिनाइल वाला जो नैरेटिव वो करते नहीं हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, बाद में फिर खुद ही कहते नहीं हमारे यहाँ हुआ। तो ये अल्टीमेटली उन्हीं को जो है ज्यादा नैरेटिव, जो लॉन्ग टर्म नैरेटिव है उसमें पाकिस्तान कमजोर पड़ता है।
क्योंकि वो वहां पे जो है नहीं अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को कर पाते। दूसरा, भारत ने क्या किया कि यहाँ पर जो है बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत तेजी, इजराइल के साथ हमारे जो बॉर्डर मैनेजमेंट होमलैंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, तो बॉर्डर मैनेजमेंट इंडिया ने किया। कश्मीर में जो है टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने की कोशिश की, आर्टिकल 370 को स्क्रैप करके जो एक सेपरेट सॉफ्ट जो है कॉर्नर सेपरेटिस्ट को मिल रहा था, वो पॉलिटिकल जो प्रोटेक्शन था वो वहां पे खत्म हो गया। और जम्मू कश्मीर का इंटीग्रेशन, जैसे कि कश्मीर वैली में टेररिज्म और सेपरेटिज्म खत्म हो, इंटीग्रेशन में ये स्थिति आ गई 2023 तक जो है यहाँ पर टूरिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया जम्मू कश्मीर में कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत बड़ी लाइवलीहुड का यहाँ पे रहा। तो बाकी दुनिया क्या रिपोर्ट देती है वो अलग बात है, लेकिन जो एक फैक्ट है कि जम्मू और कश्मीर में टूरिज्म बहुत तेजी के साथ बढ़ा। इसके लिए 2019 से वो लोग कोशिश कर रहे थे कि नंबर वहां पर लोकल जो लोग बाहर के अलग अलग एरिया से जा रहे थे उनको शूट किया जा रहा था इक्के दुक्के, कि एक मजदूर उत्तर प्रदेश का था उसकी हत्या हो गई, एक बिहार का था उसकी हत्या हो गई। कश्मीर में ये चीज हुआ 2019 की बात, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लगातार 2024 तक आते आते रिकॉर्ड टूरिस्ट जो है वहां पर जा रहे थे। और ब्लॉगर तो हमारे यहाँ इतने ज्यादा है, तो कुछ नहीं होगा तो कश्मीर में ब्लॉगर ही हमारे जो है पूरा माहौल बना देते थे। तो पहलगाम अटैक वो इसलिए था कि जो कश्मीर की इकॉनमी है उसको हैम्पर करना, अगर वो मजबूत हुई तो कश्मीर का इंटीग्रेशन तो अपने आप हो जाएगा। और पीओके में रहने वाले लोग वो कहेंगे बताओ कश्मीर इतने मतलब बेहतर स्थिति, लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो ये था पहलगाम अटैक का। तो पहली चीज है कि हम इसमें सक्सेसफुल रहे। सक्सेसफुल हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी टेररिस्ट एक्टिविटीज कश्मीर से रिलेटेड है, कोई बहुत अच्छी उपलब्धि नहीं है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया अगर हम देखें तो टेररिस्ट इंसिडेंट जो है वो हमने खत्म किए हैं। और कई जगहों पर टेरर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको खत्म करने में हमें सक्सेस वहां पर मिला है। सेपरेटिज्म को जो एक सपोर्ट वहां पर बना हुआ था वो सपोर्ट खत्म हुआ और कश्मीर का हुआ है। ये एक फैक्ट, इस चीज को हमें करना है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा मतलब जो चीज था वो था पाकिस्तान को प्रेशराइज करना, पाकिस्तान को आइसोलेट कर देना, पूरी तरीके से वो आइसोलेट हो जाए। तो हमने अलग अलग तरीके से आइसोलेट, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, फॉर एग्जांपल ओआईसी के फोरम पे या जो है अलग अलग कंट्रीज के फोरम पे किसी ने भी सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध नहीं किया, और ये विरोध करने वाली चीज थी। पाकिस्तान में भारत सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाउंड्री में इंडिया जा रहा है तो ये तो विरोध होना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन का दुहाई लोग दे सकते थे। नहीं तो पहला वाला तो दो किए थे तो पीएफके में किए थे। नहीं, ये जो किए हैं अगर इसकी बात करें कोई भी हम बात करते हैं वहां से पीओके तो पाकिस्तान अपना ही मानेगा ना, तो हम तो नहीं ओआईसी किसका मानेगा? आज तक जब ओआईसी उनके साथ हर जगह पे खड़ा रहा तो यहाँ पे क्यों नहीं खड़ा रहा? 2019 में हम यहाँ जो है 370 हटा रहे हैं और ओआईसी यूएई में बैठक चल रही है, हम स्पेशल गेस्ट होके जा रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में स्पेशल गेस्ट 2019 का भारत ओआईसी की बैठक का, तभी तो उसने पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स ने कहा कि मुस्लिम उम्मा का कंसेप्ट खत्म, ये पैसे के बिक गए हैं, ये सब जो जो वहां पे मौलाना है, ये उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे। पहली चीज तो ये रहा कि भारत जो है डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में एक जो सबसे बड़ी चीज थी वो थी पाकिस्तान के इमेज को टेरर शेल्टर के रूप में स्टेब्लिश करना, टेरर प्लेस के रूप में स्टेब्लिश किया। और इंडिया इसमें काफी सफल रहा। जैसे जब सार्क का हमने जो है बाइकआउट किया तो इंक्लूडिंग बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान, इन सब ने इसी ग्राउंड पर, ग्राउंड भी यही सेम था, भारत के सपोर्ट में नहीं किया, ग्राउंड इन लोगों ने अपने अपने अलग अलग। बांग्लादेश ने कहा हमारे यहाँ पे जो टेररिज्म हो रहा है क्योंकि ढाका पर टेरर अटैक हुआ, उन्होंने कहा ये सब पाकिस्तान प्रोजेक्ट है। और अफगानिस्तान ने भी यही बोला कि उस वक्त तालिबान नहीं था, तो कि हमारे ऊपर जो अटैक हो रहे हैं लगातार, तालिबानी अटैक 2013 के बाद से 14, 15, 16 में हुए थे, तो उन्होंने इस आधार पर वहां पे फिर इसी तरीके से अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका की पॉलिसी आई 2017। अमेरिकन जो अफगानिस्तान पॉलिसी, न्यू अफगानिस्तान पॉलिसी 2017 थी, उसमें कहा गया पहली बार कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद का शरण स्थल है, टेरर जो है शेल्टर ये देता है, और इंडिया यहाँ का सिक्योरिटी प्रोवाइडर। ये अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका से रिश्ते क्वाड वाला जो मामला वो भी तो चाह रहा था ना कि सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया अफगानिस्तान ना, तो वो तो जो है अलग मुद्दा। भारत सफल हो रहा है, भारत अपनी तरफ, अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन यही है। ये जो है, जो ट्रम्प बोलता है कि ये जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर बड़ा टफ नेगोशिएटर है, तो असल में प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत सी चीजें चाहता है इंडिया से,
वो चीजें नहीं हुई। जैसे वो चाहते थे कि अफगानिस्तान में हम अगर अपना जो है मिलिट्री विड्रॉ कर रहे हैं, 2017 की बात है, इंडिया अपनी मिलिट्री वहां पर भेजे। इंडिया ने कहा नहीं भाई ये सब, अगर हमने मिलिट्री भेज दी होती तो आज जो रिश्ते कभी नहीं होते। मिलिट्री वहां जाती तो वहां के लोगों को ही तो मारती, पश्तूनों को ही तो मारती जो तालिबान में है। तो कितनी नफरत भारतीय सेना को लेकर हो जाती। भारत ने कहा हम कभी कहीं नहीं भेजे, हम वहां के लोग, पीपल सेंट्रिक हमारी फॉरेन पॉलिसी है। ये सब गलती है। भेज चुके हैं। कहाँ? कहीं नहीं, पीस कीपिंग वाले। कहीं भी नहीं। जो श्रीलंका और मालदीव का है वो किसने बुलाया? हाँ, तो पीस कीपिंग के लिए गए ना, ना। ना, बहुत बड़ा अंतर उन्होंने है। बुलाया। जब आपकी कंट्री आपकी बुलाती नहीं हो इस तरीके से, तो हम जैसे मालदीव में गए हुए थे ऑपरेशन कैक्टस, तो ऑपरेशन कैक्टस के लिए हमें इनविटेशन वहां पर मिला है, वहां की लेजिटिमेट गवर्नमेंट ने हमको बुलाया है, तब एक अलग मुद्दा, तब हम सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। यहाँ पर हम तो इंटरवीन कर रहे हैं, ये एक्सपेंसिव पॉलिसी हमारी। लेकिन उसका श्रीलंका में रहने की तो दुष्परिणाम है। विषयांतर जो जाते तुम अलग अलग। तो अब यहाँ पर जो है पाकिस्तान का जो है मुद्दा ये रहा कि भारत ने उसको जो है एक इमेज जो है उसका इस तरीके से, ये बड़ी तेजी के साथ इंडिया ने किया। फिर इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी अभी का बेसिकली है वो है इकोनॉमिक प्रेशर पाकिस्तान पे क्रिएट करना। जैसे भारत चाहता है कि भी जो है बिमस्टेक के बेनिफिट से, रीजनल इंटीग्रेशन के बेनिफिट से पाकिस्तान अगर जो है नहीं मतलब पाएगा तो पाकिस्तान पर अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में प्रेशर क्रिएट। और आज बिमस्टेक के फोरम पे बहुत सी चीजें होंगी। बिमस्टेक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट हो गया, बिमस्टेक कोस्टल शिपिंग जो एग्रीमेंट है वो हो गया, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हो गया, बिमस्टेक गेम 2027 में वहां पर होने वाला है, और बिमस्टेक बोधी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो है वहां पर चल रहा है। तो ये सब मतलब बिमस्टेक में तो दुनिया भर की चीजें यहाँ पर इधर स्टार्ट हुई हैं। तो इसलिए जो है बिमस्टेक को भारत ऐसे प्रस्तुत करना चाहता है कि पाकिस्तान मतलब वो डिप्राइव्ड फील करे कि यार हम क्यों नहीं है बिमस्टेक में, या द चेस क्यों नहीं चल रहा है। ये जो बार बार सार्क माइनस इंडिया प्लस चाइना वाला कंसेप्ट लेकर पाकिस्तान आ रहा है जो कि इम्पॉसिबल है, वो ही नहीं। वही हमने कहा इंडिया की सेंट्रलिटी है ना, व्यापार करोगे कैसे? तुमको तो आने जाने में इतना पैसा लग जाएगा कि तुम्हारी इकोनॉमी उसी में डूब जाएगी। इंडिया तुमको अगर ट्रांजिट रूट नहीं देगी, तुम्हारे आपस में व्यापार, बाहर पाकिस्तान जो है नेपाल भूटान इन सब से व्यापार तुम घूम के चीन के रास्ते, वो सोच रहा है कि हम वैसे घूम के आएंगे, लेकिन वो मतलब वो फ्रूटफुल ही नहीं है। हाँ, भारत वाला जो कंसेप्ट है कि यहीं से आप पाकिस्तान से भारत होते हुए नेपाल चले जाइए या भूटान चले जाइए या बांग्लादेश चले जाइए, ये कंसेप्ट जो है फिजिबल है, प्रैक्टिकल है और सबके लिए कलेक्टिवली बेनिफिशियल है। तो अल्टीमेटली इंडिया वहां पर, फिर इंडिया ने इसी में एमएफएन का दर्जा वापस, छोटी चीज है लेकिन ये थोड़ा इम्पैक्ट करेगा। छोटी छोटी जो चीजें पाकिस्तान से इंडिया सस्ती, इंडिया से पाकिस्तान सस्ते में जाता था, और वहां के डोमेस्टिक जो है लोगों के लिए मतलब डोमेस्टिक नीड के लिए बड़ा प्याज टमाटर अब इसके लाले पड़ जाए तो फिर तो बड़ी दिक्कत है। और इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको जो मतलब कि एडॉक बेसिस पर फॉर टाइम बीइंग जो है पार्शली हमने अभी कैंसिल नहीं किया है, मतलब सस्पेंड किया है। तो ये जो सस्पेंड हमने किया है वो केवल करने का पर्पस ये है कि इंडस वाटर का जो ट्रीटी था उसमें ये था कि 80% पाकिस्तान को मिलता है, 20% इंडिया को। पहले इंडिया ने कहा कि भाई ऐसा है, बहुत साल हो गए, ये रिवाइज जो है यहाँ पे अब हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम पानी देंगे, हम पानी नहीं रोकेंगे हम। और भारत इंडस वाटर ट्रीटी को जो है खत्म करके पानी नहीं रोकने वाला है। ये वाला जो नैरेटिव है कि हम उसको आधा साल बोएंगे और आधा साल क्या करेंगे, भिगो देंगे, जो भी कर देंगे, बहा देंगे, सुखा देंगे, ये वाला ये सब नहीं है। क्योंकि इसके जो है इंटीग्रेशन बहुत गंदे हैं इंडिया में। पहला नहीं, जम्मू कश्मीर और स्ट्रैटेजी और स्टडीज सब छोड़ दीजिए, पहले तो मोरल क्राइसिस स्टार्ट हुआ। हम भारत वो देश है जो पीपल सेंट्रिक है, और वो पंजाब और सिंध के लोगों को जो है पानी का संकट वहां पर पैदा करेगा। हमारी लड़ाई वहां की सेना, वहां के कंपनी इमेज को खराब करने, मतलब इतना उन्माद हमारे अंदर बढ़ जाता है या भर दिया जाता है कि हम बोलते होते कुछ भी बोल जाए। तो ये हमको यहाँ पर समझना है, ये सब हम केवल और केवल अपने कश्मीर के लिए, हाँ उससे वाटर क्राइसिस भी थोड़ा सा होगा। अब वाटर क्राइसिस जो होगा अब वो अपना देखिए, लेकिन हमको अपनी हमने एक लिबरल जो है उस वक्त हमारे यहाँ से इतना ज्यादा वाटर ये जो जा रहा है इंडस वाटर 80% हमने वाटर जो है आपको दे दिया।
तो ये अपरवेशन होने के बाद भी तो ये कोई यहाँ पर जो है चीजें नहीं है। तो एक चीज यहाँ पे क्लियर है। और बाकी तो आप सब समझ रहे हैं कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, दिस वाटर को डाइवर्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो इन्वायरमेंटल जो है चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस, चाइना भी बार्गेन करेगा। वाटर बॉम्ब नहीं बनाना है, वाटर को एक टूल नहीं बनाना है वेपन का। ये कभी भी इतना इनह्यूमन जो है ये जो है फॉरेन पॉलिसी या ये कंपटीशन इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो मतलब उसको सिंपल उसी तरीके से समझना। ये सब ने क्या किया, पाकिस्तान पे इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट किया है। तो इकोनॉमिक प्रेशर तो लॉन्ग टर्म में हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई। तो आप क्लियर करिए कि भारत जो है पहली चीज वह पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए कहीं पर भी मना नहीं करता है, लेकिन शर्त बहुत क्लियर है। शर्त ये नहीं है कि पाकिस्तान में हम बातचीत करेंगे, नहीं हम नहीं करेंगे बातचीत। शर्त एक ही, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई। अब आपसे पूछ जाएगा भाई आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तो बात ही नहीं करेंगे। तो आप बोलेंगे कि सर जब तक उस तरीके का कंडीसिव एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होता है और जब तक इस पॉलिसी का सक्सेस रिजल्ट जो है टेंजिबल रिजल्ट हमें नहीं दिखता है, तो अभी हमें लगता है कि ये हाई टाइम है जहाँ पे पाकिस्तान पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो अभी फिलहाल ये बहुत इनिशियल फेज होगा कि हम इस पॉलिसी को से विड्रॉ करें, क्योंकि इसे इंडिया की वीकनेस के रूप में देखा जाएगा और कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो इस चीज को इंडिया के अगेंस्ट ही इस्तेमाल यहाँ पर करेगा। पहली चीज तो एकदम क्लियर क्लियर। दूसरी चीज ये आपको क्लियर करेंगे कि लेकिन मेरा मानना है कि ऑफिशियल टॉक नहीं होनी चाहिए, अभी भी मेरा मानना है करंट में, क्योंकि वो सिनेरियो नहीं है अभी, क्योंकि पाकिस्तान लगातार कंटिन्यूअस एंटी इंडियन जो है एक्टिविटीज कर रहा है। तो जब तक वो करे तब फिर हम क्यों बोले, जैसे अगर हमसे कोई बोले बातचीत करो, अरे बातचीत कैसे करें भाई, अभी भी जो है रोजाना कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से किया है। अब ये अगर कोई कर रहा है तो ऐसे देश के साथ बातचीत नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हर चीज के लिए जिम्मेदार, हर चीज के लिए जिम्मेदार, तो बातचीत की परिस्थितियां नहीं है, और खासकर पहलगाम के बाद से। और अभी जो 26 जनवरी को होने वाला था, मतलब जो बीच में एक इंसिडेंट दिल्ली में हुआ, इन परिस्थितियों में पाकिस्तान से बातचीत कहाँ, सर्कमस्टांसेस अभी नहीं। बातचीत होनी चाहिए, आप कहेंगे बातचीत की आप समर्थक हैं, लेकिन अभी सर्कमस्टांसेस उस तरीके के नहीं। दूसरी चीज आपको ये समझना होगा कि देखो ऑफिशियल टॉक नहीं होना चाहिए, लेकिन सोशल जो कांटेक्ट है, पीपल कांटेक्ट है, इनको जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा रोकना जो है सही नहीं। यानी कि यहाँ पर जो है ऐसे एंटी पब्लिक सेंटिमेंट वो यहाँ पे क्रिएट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो है जो इन प्रो इंडियन वहां पर फोर्सेस हैं उनको कमजोर करेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, हम पाकिस्तान को टोटलिटी में देख के कुछ जनरल स्टेटमेंट देते हैं, पाकिस्तान इन टोटल कुछ नहीं है। पाकिस्तान है पश्तून, पाकिस्तान है बलूच, पाकिस्तान है सिंधी, पाकिस्तान है पंजाबी। तो यहाँ पे बलूच आपके साथ बहुत बड़ी संख्या में है, पश्तून आपके साथ बड़ी संख्या में। आप करें पाकिस्तान में आपके सपोर्टर ही नहीं, पाकिस्तान में बड़ी संख्या में आपके सपोर्टर है, लेकिन हाथ धुंधर भी है। और यहाँ पे जो पंजाबी डोमिनेंस वहां पर है पाकिस्तान में, और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर और सारी चीजों पे उनका अपना कंट्रोल, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, इनकी वजह से भी फिलहाल वो प्रैक्टिकली हमें नहीं दिख रहा है कि भाई रिलेशन बन सके। लेकिन इन फ्यूचर हमको जो है ये ध्यान रखना है कि हमें पाकिस्तान से रिश्ता बनाना, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए। और आपको ये मतलब पाकिस्तान तो हमारा है, आपको क्लेम एक तरीके से करना है पाकिस्तान तो, और फेल्ड पाकिस्तान वो भारत के फेवर में नहीं। हम नहीं चाहते बलूच एक अलग देश बने, पश्तून एक अलग देश बने, नहीं भारत। और क्या वहां पे सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल नहीं। वहां पे भारत कोई भी बलूच को सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई पश्तून को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ह्यूमन राइट वायलेशन का मुद्दा होगा, भारत सेंसिटिवली वहां पर खड़ा होगा। लेकिन भारत किसी तरीके का पाकिस्तान को कमजोर करने और पाकिस्तान को तोड़ने, इसको कभी भी नहीं कर सकता है। ये बहुत गंदी फॉरेन पॉलिसी होती है, क्योंकि फिर इसके बाद जो भारत के साथ होगा वो भारत फिर उसके लिए तैयार नहीं है। तब तो फिर आपको बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी होगी ना, इस पूरे क्षेत्र में बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी होगी। तो ये जो विध्वंसक दिमाग वाले लोग हैं, एकदम पाकिस्तान को इससे 4 भागों में बांटेंगे और सब हो जाए, पर 4 भागों में बांटेंगे तो 4 चैलेंजेस और क्रिएट, वहां पर जो है जितना इनस्टेबिलिटी बढ़ेगा, टेररिज्म उतना, वही तो फर्टाइल उसका वही है, फर्टिलाइजर वही है। तो वो जो आतंकवादी जो मेन प्रॉब्लम है वो हमें पॉइंट आउट करना है, हमें वो फोर्सेस क्रिएट करने हैं जो प्रो इंडियन और जो पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म कर सके, हमें उस चीज को लेकर चलना है। तो आने वाले समय में हम कर क्या सकते हैं, हम बलूच, पश्तून, सिया, इनके साथ हो रहे ह्यूमन राइट वायलेशन के इशू को हम रेज कर सकते हैं, और ये हमने करना शुरू भी कर दिया। हमने जो है
गिलगिस्तान, बाल्टिस्तान, बल्चिस्तान में जो मुद्दे हैं, हमने धीरे धीरे वहां पे यूनाइटेड नेशन में ये बातों पे रखना शुरू कर दिया, ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है। तो अब इससे जो है उसके ऊपर डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रेशर वो वहां पर बिल्ड होगा। पर ये जो आइसोलेशन हम किए हैं जहां तक, तो इस आइसोलेशन से इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है कि यूएस की वजह से और चाइना की वजह से टोटल आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है, उसका एक जियो स्ट्रेटेजिक ऐसा लोकेशन है। लेकिन पाकिस्तान पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जो है वह 2%, 2.5% हो चुका है। एक इमर्जिंग इकोनॉमी, मतलब इस तरीके की इकोनॉमी का तो ठीक ठाक ग्रोथ रेट कम से कम 4-5% होना चाहिए। तो वहां पर तो ये तो सैचुरेटेड इकोनॉमी जैसा लग रहा है। ये तो 80 वाला भारत तो है, 2% इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के सामने प्रॉब्लम आने वाले समय में बढ़ रही है। ये अमेरिका और चाइना कितना मदद करेंगे, डिफॉल्ट कंट्री बन जाएगा ये। तो इसलिए यहाँ पर जो है, जो प्रो इंडियन फोर्सेस हैं, वो टॉपल करने के लिए, वहां पावर आने के लिए वो पहले तो तैयार रहना होगा ना उनको, कि आप कल को अगर वहां पे जेनजी जो है मूवमेंट होता है या कुछ होता है, कोई भी अगर प्रो डेमोक्रेटिक वहां पर फोर्सेस आती हैं, तो एटलीस्ट वो इंडिया को लेकर वो तो कम से कम अच्छा वो फील वहां पर लेकर चले। ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि जन्म जन्म का दुश्मनी वाला रिश्ता है यहाँ पर, इसको हम इस रूप में दिखाना ही नहीं। तो इस तरीके से मैं बात ठीक है, यानी सॉफ्ट डिप्लोमेसी को हम कंटिन्यू करेंगे। गवर्नमेंट अभी फिलहाल आपका एक ही स्टैंड है, अभी कंडीसिव एनवायरनमेंट नहीं, बातचीत का माहौल नहीं, सिंपल बात है। बिना उसके गवर्नमेंट टॉक को होल्ड करके हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी के माध्यम से पीपल टू पीपल कांटेक्ट करने का, जैसे क्रिकेट मतलब उसको उसके मतलब हम ये कहेंगे कि हम एंटी जो पीपल मतलब है सेंटीमेंट, वो हम नहीं क्रिएट, हमारा ये एफर्ट होना चाहिए। अब हम ये भी नहीं कह रहे कि प्रो पीपल सेंटीमेंट होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी सरकारों के बीच रिश्ता अच्छा होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रो पीपल सेंट्रिक या क्या करना है कैसे, नहीं, एंटी जो पब्लिक सेंटीमेंट है, पीपल सेंट्रिक जो सेंटीमेंट है, वो नहीं क्रिएट, जन विरोधी भावनाएं न आए एक दूसरे को। टेबल पे तो आना ही नहीं है, रीजन खत्म हो जाए। अभी माहौल नहीं है, सिंपल, अभी इतना ज्यादा नहीं सोचना है क्या होगा क्या है। बस इतना ही, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह सब करें। इंडिया के जैसे आपने बताया कि इंडिया के कमबैक में जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, सर उसमें एक चीज और मुझे लगता है ऐड किया जा सकता है कि जो चाइना की लेफ्ट हैंड पॉलिसी है, एक्सपेंशन नेचर है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंडिया उसी का एक क्रेडिबल ऑप्शन दे रहा है। चाइना के एक्सपेंशन क्या है इसके कि वो कैसे डेप्ट टैप पॉलिसी के माध्यम से सेंट्रल एशिया को कैसे डेप्ट टैप करता है, फिर उसको निचोड़ने का काम करता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से वो अपने डंप प्रोडक्ट्स को डंप करने की कोशिश करता है, और इटली जैसे राष्ट्र उससे क्वाइट जब करते हैं। तो ये सारी फोर्सेस भी कहीं ना कहीं ओवरकम करने का मौका देते हैं इंडिया को। बिल्कुल बिल्कुल। एससीओ में तो मुद्दा इंडिया उठाया था, बिल्कुल हर जगह हर फोरम पे जा रहे हैं। वो आइसोलेट करने वाला जो पॉलिसी है, चाइना पर एक प्रेशर क्रिएट करना कि चाइना को मजबूर हो जाए। हाफिज सईद को गिरफ्तार किया बीच में, तो प्रेशर तो बिल्ड हुआ, लेकिन ये जो अमेरिका और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, तो अमेरिका ने बार्गेनिंग टूल बना लिया है पाकिस्तान को इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने का, और चाइना से थोड़ा उसको दूर ले जाने का। ये लोग तो सर वहाँ सऊदी यूएई से भी तो कुछ व्यापार कर रहे हैं जो इंडिया से उधर जा रहा हूँ। हाँ, उनकी दवा ही ना। तो अब कल इसके आगे देखते हैं, मतलब अभी कई और इश्यूज हैं पाकिस्तान पे ही, जैसे ट्रम्प वाला इशू है कि ये जो मध्यस्थता वाला सब मामला चला, क्यों क्या सीज फायर वायलेशन हुआ नहीं हुआ, ये ऑपरेशन सिंदूर कितना सक्सेसफुल रहा, कितना फेल हो रहा, ये क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज तो है। कल स्टेटमेंट दिया था हमारे टेंशन मैनिफेस्टो के समय, लेकिन उसके फिर कंसिक्वेंसेस हमको लगे कि गड़बड़ होगी, तो हमें काम नहीं, ये काम नहीं बोल देते हैं। वो जब हम इलेक्शन जो चल रहा था ना, बोले थे कि हमें न्यूक्लियर वार जो है, अच्छा हाँ वो, हाँ ठीक है वो एक वर्बल उस तरीके की चीज है, भारत नहीं करने वाला है, नहीं करेगा, जरूरत भी नहीं। फर्स्ट पॉलिसी को अवॉइड करने के बाद, जैसे वो डिक्लेरेशन था नो फर्स्ट न्यूक्लियर फर्स्ट पॉलिसी अगर आप चेंज भी कर देंगे, उससे कौन सा असर पड़ेगा? नहीं, उस बैड इम्पैक्ट। अगर आपको इतना तो दुनिया के देश जानते हैं कि पॉलिसी, जब इंटरनेशनल लॉ का कोई मतलब नहीं है, तो पॉलिसी का क्या मतलब है? अगर आपको पहले हमला करना होगा कर देंगे, आप पॉलिसी बदलेंगे बाद में, हमला करने के पहले, इतना सब लोग जानते हैं।
तो ये लेकिन बदलने से प्रॉब्लम ये होगा ना, जैसे हमको ये लग रहा है बदलने से डिटरेंस हमारा मजबूत हो वो जाएगा। सब जो बिग अरे पाकिस्तान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, हाँ बाकी देशों पे असर ये पड़ जाएगा कि अब ये बिग ब्रदर हो गया है, मुद्दा उल्टा हो जाएगा। पाकिस्तान के चलिए